So today's chapter is force and laws of motion. And in this chapter, we will study and learn about what causes the motion. Why does the speed of an object changes with time? Do all motions require a cause? And if so, what is the nature of this cause? And इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेगा और इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर ओवर द इयर्स बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर ढूंढ रहे थे कि ये मोशन क्या है और इसके कॉजेस क्या कॉजेज होते हैं मोशन होने के लिए. सो दे वर पजल्ड और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे. और वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे कि एक बॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है, इफ़ यू गिव अ स्मॉल हिट तो वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है. दैट मीन्स इट डज नॉट मूव फॉर फॉर एवर, हमेशा के लिए चलती नहीं रहती है. ऐसे ही पहाड़ से यदि कोई पत्थर गिरता है, ऐसे ऊपर से नीचे गिरेगा और एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगा. कहने का मतलब ये हुआ, तो उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन वो ये कर रहे थे कि हर चीज़ एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है. और इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक चीज़ कंक्लूड की, एंड द कंक्लूजन वाज लाइक दिस कि द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर रहे थे और हम भी यही ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी यही ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय, कि कोई भी चीज़ वेदर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एक टाइम के बाद उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि वो रेस्ट करे. बट ये गलत था. इस गलत कॉन्सेप्ट को किसने रॉन्ग प्रूफ किया? सो देवर टू साइंटिस्ट. वन वाज गैलीलियो गैलीली, ही वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर था. और इनके बाद एक अनदर साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, हिज नेम वाज आइजैक न्यूटन. इन दोनों ने मिलके इन सारे क्वेश्चंस का हमारा आंसर दिया. और उन्होंने ये जो हमारे पास्ट के साइंटिस्ट के और या हमारे सबके जो कॉन्सेप्ट थे उसको एकदम 100% अपोजिट उन्होंने आइडियाज दिए. एंड देन those ideas or the concept becomes laws of motion. So before we move further, let's observe some daily observations. Like when we say some effort is required to put a stationary object in motion or to stop a moving object, हमारे दिमाग में आता क्या है? क्या मतलब, जब भी मैं आपको बोलूँ कि किसी चीज़ को, रुकी हुई चीज़ को चलाना है, चलती हुई चीज़ को रोकना है, तो आपके दिमाग में आप बोलेंगे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा. वो एफर्ट, जैसी वर्ड एफर्ट आएगा तो हमारे दिमाग में क्या होता है? मस्कुलर एफर्ट. मस्कुलर एफर्ट मीन्स हमारी मसल्स की ताकत. जितनी ज़्यादा ताकत उतना ज़्यादा मैं उसमें मोशन ला दूंगा या बड़ी से बड़ी चीज़ को मैं रोक दूंगा. राइट, यही आता है. दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इनिशियली हमारा किस चीज़ पे बेस्ड था? और वो बेस किस पे था? हमारे मसल्स के ऊपर या मस्कुलर एफर्ट्स के ऊपर. और मस्कुलर एफर्ट से हम क्या करते हैं? इधर पुल करते हैं, पुश करते हैं या हिट करते हैं. ये 3 चीज़ें करते हैं. बट ये फोर्स जो है, होता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज इट? यदि मैं आपसे पूछूं, हैव यू सीन इट? फोर्स को कभी देखा है आपने? टेस्ट किया है? या मैं बोलूँ फेल्ट किया है आपने? यू कैन से यस, मैंने फेल्ट किया है, मैंने फील किया है. फील कर, जब आपके किसी फ्रेंड ने आपको पुश कर दिया, तो हो सकता है आप गिरते गिरते बच जाओ या गिर ही जाओ. दैट मीन्स यू से यस, आई हैव फेल्ट अ फोर्स. पर यदि वो बहुत दूर से आपको पुश कर रहा है, आपको बिना टच किए दूर से बस ऐसे दिखा रहा है कि आपको पुश कर रहा है, तो आपको फील होगा या फेल्ट करोगे फोर्स को? नहीं. अनलेस एंड अनटिल फिजिकल कांटेक्ट नहीं आएगा, तब तक आपको फेल्ट नहीं होगा. दैट मीन्स वी कैन से, सो फोर्स जो है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है तभी हम बता सकते हैं. और हम ऐसे बोल सकते हैं, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. जब मेरे ऊपर फोर्स लगा तो मैं गिरते गिरते बचा, तभी तो बता सकता हूँ मेरे ऊपर फोर्स लगा कि नहीं लगा. यदि वो दूर से लगा रहा होता तो मालूम नहीं चलता. इससे ये क्लियर हुआ कि जब भी फोर्स लगाते हैं, और वो तब हम पता लगा, फेल्ट तो कर सकते हैं पर तभी कर सकते हैं जब कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस होंगे. राइट. और ये चेंजेस हमने क्या बोले थे? हमने बोले इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये कंक्लूड करते हैं कि पुलिंग हो, पुशिंग हो, हिटिंग हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट इन मोशन. दैट मीन्स जब भी हम एफर्ट की बात करते हैं तो हम मस्कुलर एफर्ट की बात करते हैं. हम उसमें 3 तरह की एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी करते समय हम फोर्स का यूज़ करते हैं. फोर्स हम तभी फील कर सकते हैं जब वो कुछ चीज़ हो, कुछ चीज़ें होंगी. क्या होगी? ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स टू मोशन. यदि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि हमने उस पर फोर्स लगाया. तो फोर्स से खाली मोशन ही आता है ऑब्जेक्ट में या और भी कुछ होता है? लेट्स सी. ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग. यदि मैं इसको दोनों तरफ पुल करूं तो इसकी क्या होगा? देखो,
लेंथ बढ़ गई, तो आई कैन से द फोर्स ब्रिंग्स चेंज इन साइज। तो जो मैंने एफर्ट लगाया या फोर्स लगाया दोनों तरफ स्प्रिंग पे, इस साइड और इस साइड पकड़ के खींचा, तो उससे क्या हो गया, उसका साइज चेंज हो गया। और कुछ हो सकता है, हो सकता है लेट्स टेक दिस बॉल। इस बॉल को मैंने दोनों हाथों से दबाया, तो देखो अभी शेप थी सर्कुलर, दबाने में क्या होगी, कुछ इलिप्टिकल टाइप की होगी। दैट मीन्स जब मैंने फोर्स लगाया या एफर्ट्स लगाए तो क्या हुआ, इट ब्रिंग्स चेंज इन शेप, शेप भी चेंज होती है। और कुछ होता है, लेट्स सी एंड दिस लुक, द बॉल वाज कमिंग डाउन, लेफ्ट साइड से मैंने फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन चेंज होगी, तो सीधी जा रही थी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट मीन्स वेन एवर आई अप्लाई फोर्स इज ब्रिंग चेंजेस इन देयर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और भी कुछ होता है, यस, ये आप हो क्रिकेट मैच खेल रहे हो, एक ये बॉल आई, आपने इसको क्या किया, कैच कर लिया, ये जा रही थी बड़ी तेजी से, आपने इसको रोक लिया। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टैंड स्टिल, आपने चलती हुई बॉल को रोक लिया। दैट मीन्स यू डिड सम एफर्ट, भागे दौड़े और उसको कैच कर लिया, और उस एफर्ट में यू अप्लाइड अ फोर्स, एंड फोर्स लगा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट स्टैंड स्टिल में आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम पुल पुश हिट या कुछ भी करते हैं तो उसमें खाली हम मोशन में ही नहीं लाते हैं, हम उनकी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या उसको चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। दिस इज क्लियर, ओके। अब फोर्स ना दो तरह के होते हैं, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, इनको समझ लेते हैं। समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल लेते हैं और टेबल के ऊपर वी पुट अ ब्रिक, ये क्या है, ईंट। अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने का तरीका क्या होता है, दिखाने का तरीका बेसिकली एक ही ऐसे लाइन, दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन मीन्स राइट डायरेक्शन में। कितना फोर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ फोर्स F1। तो मैंने इस डायरेक्शन में, मान लो एक रस्सी से मैं इसको पुल कर रहा हूँ, पुलिंग है, पुश तो हो नहीं रहा, पुश होता तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारता था। तो आई एम पुलिंग विद अ फोर्स F1 दिस ब्रिक विच इज लाइंग ऑन दिस टेबल। जैसे ही मैं इसको ऐसे पुल करूंगा तो होगा, कुछ होगा, यस होगा, ये ब्रिक इसी डायरेक्शन में चलने लगेगी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। इस डायरेक्शन में पुल किया तो इस डायरेक्शन में चल ली। यदि सेम ब्रिक के ऊपर मैं दो फोर्स लगाता, एक राइट साइड में और एक से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में फोर्स F2 था, राइट में F1 है, तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं दो डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब इससे हम समझेंगे कि बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी नोटबुक में इस टाइप से डायग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सो वी ड्रॉ अ लाइन और उसमें ऐसे इंक्लाइन लाइंस बना देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अ सरफेस। कौन सा सरफेस, ये टेबल टॉप का सरफेस। और ये जो ब्रिक है उसको थ्री डायमेंशनल बना के हम सिंपल एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लेते हैं, एंड वी कॉल दिस, व्हाट इज इट, इट्स एन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ सरफेस ऑन विच देर इज एन ऑब्जेक्ट। ये चीज़ है टेबल, उसके ऊपर एक ब्रिक। अब इस पे हमने क्या किया, ब्रिक पे दो फोर्स राइट में और लेफ्ट में, तो एग्जैक्टली सेम वे में इसमें राइट में फोर्स लगाते हैं से F1 और लेफ्ट में फोर्स लगाते हैं F2। दैट मीन्स ये फोर्स क्या बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं F1 फोर्स से राइट में पुल कर रहा हूँ और सेम ऑब्जेक्ट को मैं F2 फोर्स से लेफ्ट में पुल कर रहा हूँ। अब ये दो फोर्स बैलेंस हैं कि अनबैलेंस हैं, जैसे टग ऑफ वार में होता है, उससे मालूम चलेगा। कैसे, तीन कंडीशन हो सकती है मेरी। पहली कंडीशन, F1 और F2, राइट साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मैं अभी पुल कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है दोनों तरफ, नहीं, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा। सो देन वी से कि F1 और F2 दोनों क्या है, फोर्स बैलेंस्ड है। दैट मीन्स देर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, यदि कोई इन दोनों का डिफरेंस होता तो इधर या उधर जाता, क्योंकि ये बराबर है, इट इज अ, वी कॉल them बैलेंस्ड। अब ये अनबैलेंस कब होंगे, व्हेन एनी वन ऑफ देम इज बिगर देन अनदर वन। दो कंडीशन होंगे इसमें भी कि F2 मेरा लेफ्ट साइड का फोर्स इज मोर देन F1, दैट मीन्स राइट साइड। यदि ये ज़्यादा है तो क्या होगा, मेरा ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाएगा। और यदि वाइस वर्सा, यदि मेरा F1 ज़्यादा हो गया F2 से, ये ज़्यादा हो गया राइट साइड का, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा राइट साइड में मूव करेगा। करेक्ट, ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये मेरा सरफेस है, इस बार मैंने क्या, इस पे लकड़ी का एक पीस रखा, ब्लॉक रखा, क्योंकि ये हल्का होता है इसलिए भारी करने के लिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक आयरन का मोटी सी एक ब्रिक रख दी। नाउ इट इज वेरी हैवी, इसको अब
पुश या पुल करना डिफिकल्ट है। और इस बार इसको मैं पुल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग लगाता हूँ। नेल से यहाँ स्प्रिंग लगाई और फिर मैं स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल करता हूँ विद अ फोर्स एफ। तो दिस इज द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसको स्प्रिंग को पुल कर रहा हूँ। ठीक है, आपको याद है कि दो सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैं पुल कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है बिटवीन टू सरफेसेस, मींस सरफेस ऑफ दिस वुड एंड दिस वट एवर, सपोज इट इज अ टेबल टॉप, तो टेबल टॉप दोनों में फोर्स आएगा एंड दैट फोर्स इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको स्मॉल एफ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों फ्रिक्शनल फोर्स होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, ये जो सरफेस होता है दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस वो काफी रफ होता है, राइट। जो रफ होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों को पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, इस एग्जांपल में मैंने स्प्रिंग लगाई, पुल करके देखा। अब देखो ये फोर्स, ये दोनों फोर्स बैलेंस है, तब तक तो ये चीज चलनी नहीं चाहिए। और द मोमेंट मेरा ये फोर्स राइट साइड ऑफ वाला फोर्स एफ इज ग्रेटर देन एफ, देन ये चलना स्टार्ट हुआ। तो लेट्स सी, मैंने फोर्स थोड़ा बढ़ाया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने और बढ़ाया, कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिस स्टिल माई फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन द अप्लाइड फोर्स। अब एक बार और कोशिश करते हैं, और ये चल दिया। द मोमेंट स्टार्ट मूविंग, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिजल्टेंट फोर्स जिस फोर्स में पुल कर रहा था नाउ इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फोर्स दोनों अनबैलेंस हो गए, दैट मीन्स राइट साइड का फोर्स मेरा ज्यादा होगा। दैट इज वाई ये वुड और ये आयरन पीस मूव करने लगे। ओके, लेट्स टेक फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपका घर है, घर में यू हैव अ बॉक्स, राइट। मामा आपको बोलती है बेटा इस बॉक्स को शिफ्ट कर दो, थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दो, हाउस की क्लीनिंग होनी है। तो आप दोनों बहन भाई आए, यू स्टार्ट पुशिंग इट, पुश करो। द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग, तो ये मूव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसके भी बॉटल्स में सब फ्रिक्शनल फोर्स होगा एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स जो आप दोनों ने लगाया। तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी भाई को बोलते हो थोड़ी और ताकत लगा, थोड़ी और ताकत लगाते मिलके। अब क्या हुआ सेकंड कंडीशन में, नाउ स्टिल, नाउ बोथ द फोर्स आर बैलेंस्ड। बैलेंस्ड है दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स और आपने जो फोर्स लगाया वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये स्टिल नहीं चलेगा। अब यदि इसको चलना है तो मुझे क्या करना है, पुश करने के लिए आपको और ताकत लगानी होगी। नाउ द टोटल फोर्स अप्लाई बाय बोथ ऑफ यू इज मच बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। और जब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हो गया तो क्या ये बॉक्स क्या होगा, स्टार्ट्स मूविंग। तो ये अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हॉकी देखा है, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स, राइट। अब उसमें एक ये प्लेयर है, एक बॉल पड़ी हुई है। अब वो बॉल वहां पे पड़ी रहेगी जब तक ये आके इसको हिट नहीं करेगा, और जैसे ही इसको हिट करेगा क्या होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, करेक्ट। तो हमने इन तीनों एग्जांपल में क्या होगा, पहले केस में हमने देखा पुलिंग, वी कैन पुल फोर्स। इस केस में वी आर पुशिंग एंड द हॉकी प्लेयर ने क्या किया, ही हिट द बॉल। और भी कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, यस देयर आर मैनी। जैसे आप डे टू डे घर में अपनी रीडिंग टेबल की ड्रॉवर को पुल करते हैं, तो यह पुलिंग, राइट, कुछ ताकत लगानी पड़ती है, अपने आप नहीं खुलती है। सेम वे में आप यदि मॉल में जाते हैं तो यू गॉट अ ट्रॉली, ट्रॉली में व्हील लगे हैं, दैट मीन्स वी हैव रिड्यूस द फ्रिक्शन, व्हील इससे तो लगाते हैं। और जब आप इसको पुश करते हो तो इट स्टार्ट्स मूविंग। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप अप्लाइंग फोर्स। यदि ये ट्रॉली पे आपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो क्या होगा, कभी आपने सोचा? नहीं। पर यही चीज किसने सोची? सबसे पहले गैलीलियो ने सोची। गैलीलियो, हमने क्या बात की थी, गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था जिसने बहुत अच्छे से माइन्यूटली मोशन को ऑब्जर्व किया एंड उसने कुछ फाइंडिंग दी। तो इन्होंने क्या है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक सरफेस लिया, उस पे इन्होंने एक स्टील का बढ़िया सा एक पीस रखा, उस पर इस सरफेस और इस सरफेस पे हल्का सा ऑयल लगाया। हेयर ही पुट अ मेटेलिक बॉल, बिल्कुल बढ़िया पॉलिश की हुई बॉल, और उस बॉल को उन्होंने यहाँ रख के एंड उसको उन्होंने छोड़ा एक पर्टिकुलर हाइट पर। जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने देखा ये बॉल चली, इस डायरेक्शन में चली और कुछ दूर जाके रुक गई। बट ये एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने दूसरे तरीके से किया। उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया और उसके साथ में सेम सिमिलर साइज का एक और ब्लॉक लिया एंड सेम उन्होंने इस बार
उसी हाइट पर बॉल को दोबारा रखा, और जब उन्होंने उसको दोबारा रखा तो उन्होंने देखा कि ये बॉल इस बार यहाँ से चली और सेम हाइट पे आके रुक गई। एंड देन उन्होंने क्या किया, जो राइट साइड का जो ब्लॉक है, ये डिफरेंट हाइट, लेंथ, इनके बीच का डिस्टेंस, बहुत तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो लेट्स डू व्हाट ही डिड। सिंपल लाइन डायग्राम से, इसको लाइन डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लाइन लिखे हुए थ्री डायमेंशनल चीज नहीं बना रहे जैसे ऊपर बनाई। एग्जैक्टली सेम हाइट लेते हैं, तो सेम हाइट पे हमने सेम बॉल ली, राइट। गैलीलियो ने ऐसी रखी और उन्होंने इसको क्या किया, स्लाइड किया। पर स्लाइड करने से पहले ये वाला ब्लॉक है उसको भी यहाँ पे राइट में रख दिया। तो उन्होंने देखा था, जैसे हमने ऊपर देखा तो बॉल आई, नीचे आई और ऊपर आके यहाँ रुक गई। दैट मीन्स इस डायरेक्शन चली और फिर यहाँ ऊपर आके इस पर्टिकुलर हाइट पर रुक गई। मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुई थी जिस हाइट से, उसी हाइट पर रुक गई। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो स्लोप है इसको थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया, मीन्स रिड्यूस किया। एंड अगेन उसने बॉल यहाँ रखी एंड देन अगेन ही चेक किया, अरे बॉल जो है वहीं आके सेम हाइट पे आके रुकी। अगेन फर्दर उन्होंने क्या है, इसको और रिड्यूस किया। दैट मीन्स रेड वाले से इसका स्लोप और कम हो गया। फिर उन्होंने बॉल रखी और फिर ये एक्सपेरिमेंट किया, अगेन ही फाउंड कि बॉल यहीं। तो ऐसे वो ऑब्जर्वेशन ऐसे बढ़ाते गए लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन उन्हें किए। एंड एवरी टाइम ही वाज कंक्लूडिंग कि जब तक मैं जिस हाइट से बॉल को छोड़ता हूँ, वो बॉल उसी हाइट पे जाके वापस रुक जाती है। देन ही थॉट कि उसने उन्होंने एक टाइम ऐसा आया तो उन्होंने उसको बिल्कुल स्लोप जीरो कर दिया, मीन्स हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये हटा ही दिया। इसका मतलब यदि उन्होंने यहाँ पे बॉल रखी तो छोड़ेंगे तो इस बार इसको चलते रहना चाहिए। क्यों चलते रहना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्टिल दिस पर्टिकुलर बॉल जो ऊपर से चली थी वो अभी तक अपनी हाइट पे नहीं आई है। बाकी सब केस में देखो, जिस हाइट से चली उसी हाइट पे रुकी। दैट मीन्स इस बॉल की नेचुरल टेंडेंसी थी कि वो कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, कैसा भी स्लोप हो, उसको अपनी हाइट पे पहुंचना है। वेयर एज लास्ट केस के अंदर ये जो बॉल है, ये एक डिस्टेंस पे आके रुक गई, जबकि अब इस हाइट पे पहुंची नहीं अभी भी। तो ये गैलीलियो को इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बड़े सुंदर तरीके से लिखा कि ये बॉल ना एक जाके डिस्टेंस पे रुक क्यों गई, अभी तो हाइट आई नहीं है। एंड इसी चीज के ऊपर न्यूटन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये बॉल रुक क्यों गई। एंड न्यूटन ने क्या देखा, ही डेवलप्स थ्री लॉस ऑफ मोशन। उन्होंने इस चीज को, जो एक्सपेरिमेंट्स, जो भी पास्ट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और जो भी गैलीलियो ने किया था, उस पर बहुत अच्छे से स्टडी किया। एंड बेस्ड ऑन दैट ही जनरेटेड थ्री लॉज ऑफ मोशन। अब इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यह बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने उसको इस तरीके से स्टेट किया एक सेंटेंस से। सेंटेंस क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट line unless compelled to change that state by an applied force। कहने का मतलब, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो अपना मोशन उसी स्ट्रेट लाइन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा, अनलेस उसको कंपेल करें, मीन्स मैं उसको फोर्स करूं कि चेंज द स्टेट, मीन्स रेस्ट है तो चलने दूं, जो उसको धक्का मारूं, और चलते हुए को मैं रोकूं। जब कैसे रोकूंगा भाई, एन अप्लाइंग अ फोर्स। यदि किसी चीज को, कोई चीज चल रही है तो हमेशा वो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आई अप्लाइड अ फोर्स, राइट। अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिंपल वर्ड में समझे तो, एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेजिस्ट करता है, राइट, कि वो जिस भी स्टेट में, उसी स्टेट में रहना पसंद करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, जिस भी चल रहा है तो चलता रहा, रुका हुआ तो रुका रहा। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे, और सिंपल तरीके से समझे, आप सुबह सुबह सो रहे हैं तो सोते ही रहना चाहते हैं, अनलेस एंड अनटिल मम्मा कंपेल नहीं करें, बेटा बस आ गई है, तो आप अपना स्टेट, मीन्स यू आर एन ऑब्जेक्ट, और आपकी स्टेट क्या है, आप सोना चाहते हो, तो अपनी स्टेट को आप चेंज नहीं करना चाहते हो, यू रजिस्ट इट। मम्मा को बोलते हैं, मम्मा आती हैं 2 बार आएंगी, कान पकड़ती हैं तभी उठते हो, राइट। तो दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ कंपल्शन बाय योर मदर, तभी आप उठते हो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, खेलना ही चाहते हैं, खेलते ही रहते हैं, मम्मा बुलाती हैं वो आती नहीं है, बिकॉज दे रजिस्ट, उनको खेलना बड़ा पसंद है। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, जो भी काम कर रहे हैं, ये मोशन में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो खेलते कूद रहे रहना चाहते हैं। ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है जिस भी स्टेट में है, यही न्यूटन ने बोला। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, खजाना।
खजाना यदि जमीन के अंदर दबा हुआ है तो वो वहीं दबा रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई आके उसको कूद के ना निकाले। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, वहीं पड़े रहना जब तक कोई आके इसको कूद के ना निकाले। राइट, वेरी गुड। तो न्यूटन ने बोला कि ये जो उसने ऑब्जर्वेशन दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी चीज को चलता रहेगा, तो इसको हम कैसे समझेंगे। आज की डेट में तो हम स्पेस में जा सकते हैं, तो दो एग्जांपल लेते हैं। एक स्पेस में है एक आदमी एस्ट्रोनॉट, और एक आदमी जो है ग्राउंड पर है। इसके पास बॉल भी है, और जो ग्राउंड में है हॉकी प्लेयर उसके पास भी एक बॉल है। राइट, और दोनों जो है सेम टाइम पे अपनी बॉल को हिट हिट करते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, इसकी बॉल चली यहाँ रुक गई, वेयर द स्टिल रनिंग, चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है स्पेस के अंदर, आउटर स्पेस के अंदर, कि ये बॉल चलती जा रही है हमेशा के लिए। बिकॉज यू नो यू विल से देयर इज जीरो रेजिस्टेंस, बिकॉज वहां वैक्यूम है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये बोलोगे आप, यू राइट। वेयर एस यदि मैं ग्राउंड में देखिए बॉल क्यों रुकी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मीन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें कुछ फोर्स लगा है। कौन कौन से, बॉल और सरफेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन। और भी कोई फोर्स लग रहा है, यस वन मोर, एयर रेजिस्टेंस, हवा है यहाँ पे। अब हवा का रेजिस्टेंस कोई बोले क्या होता है, हवा का तो बहुत पावरफुल है। आप एग्जाम्पल के लिए यदि आप कार में चल रहे हो, विंडो ओपन करके हाथ को जस्ट बाहर निकालना, देन आपको सडनली लगेगा, झटका लगेगा, क्योंकि हवा आपके हाथ को क्या करेगी, बैक में पुश करेगी। मे बी ट्रेन में चल रहे हो तब हाथ निकाल के देखो। राइट, क्योंकि विंड भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। बहुत बार आपने देखा होगा तूफान में आप बाहर खड़े हो, कुछ कुछ आदमी उड़ जाते हैं, चीजें उड़ जाती है, क्यों, क्योंकि विंड के अंदर बहुत पावर है। मेरा जो कार आप चला रहे थे उसमें विंड स्टेशनरी थी, आपकी कार चल रही थी, इसका मतलब सही है, रिलेटिव वेलोसिटी थी दोनों के बीच में। दैट मीन्स जो हम जब ग्राउंड पे देख रहे हैं, अर्थ सरफेस पे देख रहे हैं, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू द मोशन, वेयर स्पेस में नहीं है। तो स्पेस के अंदर जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है वो तो 100% प्रूव हो जाती है। और अभी तो एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हो गया है। राइट, पहले तो नहीं था। ये उन्होंने बिना न्यूटन ने स्पेस में जाए इस लॉ को उन्होंने डिवाइस किया। ठीक है, एंड कहने का मतलब ये था कि ये ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से किक मारी थी, जिस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, सेम वेलोसिटी से जिंदगी भर हजारों लाखों साल चलता रहेगा। एंड इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो इस केस में हमारी बॉल है, दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉल, ऐसे बोल सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को क्या बोला, कि ऑब्जेक्ट यदि किसी स्पीड से चल रहा है तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी हो गई ऑब्जेक्ट, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसलिए क्या होता है कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं, अल्टरनेटिवली वी कैन से इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बार उसके अंदर मोशन आ गया तो जिंदगी भर वो चलता ही रहेगा, या वो रुका हुआ है तो जिंदगी भर रुका ही रहेगा। एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, इससे और क्लियर होगा। लेट्स वॉच अ मूवी। Kasih. Kan aku dah cakap, lain kali pakai तो क्या समझा इस मूवी में, तो इस मूवी में कहता है, आई होप समझ गए होगे, पर लेट्स, समझ गए हो तो फिर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से या लॉ ऑफ इनर्शिया से कैसे कोरिलेट करते हैं इसको। लेट्स सी, सो देयर वाज अ कार थी, इट वाज मूविंग ऑन अ रोड। सपोज इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी से थी। और इसमें हुआ क्या था, आपने मूवी में देखा कि जो भूत पीछे बैठा हुआ था वो शीशा तोड़ के बाहर आके रोड पे गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि जब कार चल रही थी, इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी से 50 किलोमीटर पर आवर। राइट, लड़की ने जैसे ही भूत को देखा तो उसे सडनली ब्रेक लगाया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। वेयर जो पैसेंजर पीछे बैठा था, पैसेंजर कौन था, भूत, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर।
बिकॉज हमने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट कौन है या बॉडी कौन है, वो भूत, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेट में है, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है। क्योंकि भूत जो है इस समय, कार तो रुक गई जीरो वेलोसिटी पे सडनली, पर भूत अभी भी 50 किलोमीटर में पैसेंजर पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स इट विल स्टिल ट्राई टू मूव इन द सेम विद द सेम वेलोसिटी। तो क्या होगा, कार वहीं रह गई तो भूत जो है शीशा तोड़ के कहाँ आएगा, बाहर आके गिरेगा। यही होगा। क्यों हुआ ऐसे? बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया। और एक और कारण था, उसको रोकने के लिए, कोई रेजिस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। यदि सेफ्टी बेल्ट पहनी होती तो भूत बाहर नहीं आता, एंड दैट इज व्हाट भूत की मम्मा ने उसको बोला कि सेफ्टी बेल्ट पहनी होती तो आप बाहर नहीं आते। राइट? क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आप अपने स्कूल जाते हो तो यह वह स्कूल बस, और रोज जाते हो, इसमें आप चढ़ते हो और जाके खड़े हो जाते हो, तो बस हमारी चलती है, ऐसी जाती है। तो लेट्स सी कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बस फ्लोर, बस में जब अंदर चढ़ने के बाद देर इज अ फ्लोर, आप बस के फ्लोर पे आप खड़े हुए हो। आप तो अपना हीरो बनने के लिए आपने क्या किया, अपने हैंड्स को फोल्ड किया और खड़े हो गए, इंप्रेशन के लिए, जानने के लिए सबके ऊपर। एंड ड्राइवर ने आपको बिना पूछे उसने क्या किया, गाड़ी चला दी। जैसी गाड़ी चला दी तो क्या होगा, आप पीछे गिरते गिरते बचोगे। क्यों गिर ऐसा होगा? क्योंकि आपके जो फुट, जो फ्लोर के उसके कांटेक्ट में थे, वो तो बस के साथ चलने लगे। एंड वेयर योर बॉडी, टॉप पोर्शन ऑफ बॉडी विल स्टिल एट रेस्ट। क्योंकि क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एज पर लॉ ऑफ इनर्शिया, वो अपने को सेम स्टेट में रखना चाहता है, रजिस्ट करता है। तो आपकी बॉडी तो रजिस्ट की, पर आपके पैर चल दिए, क्योंकि ये उसके साथ हाथ मिला लिया इन्होंने। तो पैर चल दिए और आपने यदि ठीक से पकड़ा नहीं होगा तो क्या, देर इज अ प्रोबेबिलिटी यू कैन फॉल। यदि पकड़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बहुत जोर से चोट लगेगी। इसलिए बस जब भी स्टार्ट होती है या रुकती है, तो आपको हमेशा क्या है, आपको वहां पे पकड़ के रखना किसी न किसी चीज को, अदरवाइज यू विल फॉल। एंड यू विल फॉल, व्हाई? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर इनर्शिया। यदि रुके हुए थे तो आप रुके हुए को अपना मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि बस चल दी, या आप जब बस चल रही थी और सडनली बस रुक गई, तो इस भूत की तरह क्या होगा, यदि आपने सेफ्टी बेल्ट या पकड़ा नहीं होगा तो आप क्या होगे, अगली वाली सीट पे टकराओगे या गिर जाओगे, जैसे ये भूत इस कार से आके बाहर गिर गया। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। आप कैरम खेलते हैं, तो कैरम में क्या होता है, वी हैव कॉइन्स एंड वी हैव स्ट्राइकर। बहुत बार आप देखते हो कि जो स्ट्राइकर से मैं स्ट्राइक करता हूँ तो ये बॉटम की जो ग्रीन कॉइन है, इसको इसने हिट किया, कभी कभी सीधा इधर चला जाता है। राइट? तो इज इट पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? और ध्यान से देखना, ये जो वर्टिकल हमारा स्टैक लगा हुआ बहुत सारे कॉइन्स का, इसका क्या होता है? तो लेट्स सी। ये आई ब्लैक वाली, इसने ग्रीन को हिट किया, ग्रीन तो निकल गया, और मेरे स्टैक को क्या हुआ था, देखा, ये फट से नीचे आके गिरा। दैट मीन्स ये तो स्टेशनरी था, स्ट्राइकर ने क्या किया, ग्रीन वाले को हिट किया, तो इसने अपना पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। राइट? ये तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, तो चला गया। बट ये इतना फास्ट हुआ कि इसको तो मालूम ही नहीं चला, ऊपर वाले कॉइन्स को मालूम ही नहीं चला कि ये नीचे वाला निकल गया। और जब निकला, उसके कुछ सेकंड बाद उसको मालूम चला निकल गया, तब फिर वो नीचे गिरा। दैट मीन्स, एंड दिस ऑब्जेक्ट, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दे ट्राइंग टू मेंटेन देयर इनर्शिया। जो स्टेट में रहना चाहते थे, रेस्ट में रहना चाहते थे, वो रेस्ट में रहने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि में बहुत फास्ट मोशन होगा तब ऐसा होगा, अदरवाइज ये गिर जाएंगे। एक और आपने किया होगा, स्कूल में करते हैं बच्चे बहुत बार, कि आप एक ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्ड रखो और उसके ऊपर एक कॉइन रख दो, एंड यू ब्रिंग योर हैंड नियर टू इट एंड जस्ट स्ट्राइक करो बहुत फास्ट। यदि आप बहुत फास्ट स्ट्राइक करोगे तो होगा क्या, कार्ड तो इधर चला जाएगा, पर बेचारे कॉइन को मालूम नहीं चल गया कार्ड नीचे निकल गया। और जब उसको मालूम चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, नीचे जमीन खिसक गई, तो कहाँ गिरेगा वो, नीचे। बिकॉज कार्ड ने तो अपना स्पीड पकड़ ली। राइट? क्यों स्पीड पकड़ी, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कार्ड तो निकल गया, बट कॉइन को मालूम नहीं चला। जब कॉइन को मालूम नहीं चला तो क्या हुआ, कॉइन अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहा था, वो वहीं था, एज पर लॉ ऑफ इनर्शिया। और जब ये नीचे से धरातल गायब हो गया तो क्या हुआ, नीचे गिरा। क्लियर? सो हम ये इन सारे जितने भी एग्जाम्पल लिए, इससे वी कैन से, और वी कैन स्टेट दिस वे, कि ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट। जिस भी स्टेट में, स्टेट कौन सी हो सकती है, मोशन या रेस्ट। यदि कोई चीज चल रही है तो हमेशा चलती ही रहना चाहिए, और यदि कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहिए।
अनलेस अनटिल आप उसको फोर्स ना करें, कंपेल ना करें। जैसे यहाँ हमने क्या किया, बेचारा ये कॉइन तो यही रहना ही चाहता था ऊपर, बट जब हमने इसको नीचे से निकाल दिया, अब कंपेल्ड हो गया, कुछ नीचे बचा ही नहीं, तो उसको चलना पड़ा, अदरवाइज वो स्टेशनरी में था। सेम वे में हमने यहाँ किया। क्लियर होगी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? वेरी गुड। सो व्हाट इज इनर्शिया एंड इट रिलेशनशिप विद मास, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? अभी हमने सीखा था कि इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, and if it is in moving condition it tends to keep in moving condition, and this property of an object is called inertia. That is what we learned. तो एक क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया और इट इज डिफरेंट? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और यदि हम इसको समझ गए तो हमको समझ में आ जाएगा क्या उसका मास के साथ क्या रिलेशन है। तो ये आप हो, और आपको बहुत एक आदत है कि कुछ भी चीज देख तो यू किक इट, हिट करते हो उसको फुटबॉल की तरह। सो लेट्स, देयर इज अ फुटबॉल, तो आप यदि इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, ये दूर चली जाएगी उड़ के, राइट? बट इफ आई गिव यू अ हैवियर थिंग, सेम साइज का एक मैंने आपको स्टोन दिया, अब आप इस पे सेम फोर्स से आप इसको किक करते हो तो क्या होगा, स्टोन ज़्यादा ज़्यादा हिलेगा थोड़ा, और क्या होगा, आपके टोज में स्वेलिंग आ जाएगी। पर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि बॉल का जो मास है वो कम है कंपेयर टू मास ऑफ स्टोन। बॉल का मास में भी हो सकता है कुछ ग्राम की हो बॉल, और जो हमारा स्टोन है वो केजीज में हो सकता है, ये 50 kg 40 kg का हो। दैट मीन्स मैंने दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। फोर्स क्या लगाया, मैंने लास्ट से किक की, राइट, हिट किया। जब मैंने हिट किया तो सेम फोर्स से किया, दोनों बार मैं ही था। एक केस में जिसका लाइट वेट थी वो तो दूर चली गई, उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी आ गई, दूसरी चीज़ वहीं की वहीं रही। तो मीन्स इस दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, बॉल की लूँ या स्टोन की लिए, दोनों की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, वो रेस्ट में रहना चाहते थे, मीन्स वहीं रहना चाहते थे। ये तो आप आए, आपने किक कर दिया, आपने उसको ज़्यादा मूव करा दिया जो हल्का था, और जो भारी था उसको अपनी उसकी पोजीशन को ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाया, वो रेस्ट में था। दैट मीन्स जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया वी कैन से ज़्यादा, उसकी वो प्रॉपर्टी रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ शायद बोल सकते हैं। थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। लेट्स टेक अ जीप, इसका वजन सपोज इससे 1000 kg, और एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, व्हाट इज इट, इज कॉल्ड अ डंप ट्रक। इसका वेस मे बी फ्यू थाउजेंड केजी, मे बी 10,000 kg, ये 1000 है 10,000, इसका मास बहुत ज़्यादा हो गया। दोनों इस समय खड़ी हुई हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ये और ये दोनों खड़े हुए हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है, अभी किस कंडीशन में दोनों खड़े हुए हैं, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम दे रेस्ट एंड टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। दोनों रेस्ट में, और दे बोथ ऑफ देम विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, यदि कोई आके इनको डिस्टर्ब ना करे। जैसे मैं आया, मैंने इसको आके पुश किया, विल आई विल टू डू इट, या थोड़ी ताकत लगाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत करूंगा थोड़ी दूर तक रुक जाएगी। दैट मीन्स मैंने जो इसकी इनिशियल स्टेट थी रेस्ट को, उसको मैं डिस्टर्ब कर पाया। वेयर एज मैं यदि इस डंप ट्रक पे फोर्स लगाऊंगा, मैं कितनी भी ताकत लगा लूंगा, मैं इस डंप ट्रक की इनिशियल स्टेट जो है जिस भी कंडीशन में है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, राइट? और अल्टीमेटली मैं कुछ देर के अंदर बिल्कुल थक जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन से कि inertia is the natural tendency of an object to resist change in its state of motion और rest। दोनों चीजें, रेस्ट की इनकी जो प्रॉपर्टी थी दैट मीन्स इनर्शिया, इनर्शिया के हिसाब से दोनों अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे। और एक और चीज हमने देखी इसमें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। क्यों बोल रहे हैं हम कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया? कि मेजर ऑफ इनर्शिया, देखो इसका मास कम था तो हमें मूव कर पाया, मीन्स में प्रॉपर्टी में चेंज कर पाया, वही तो प्रॉपर्टी थी इनर्शिया कि रेस्ट में रहना चाहता पर स्टिल आई विल टू डू इट। जबकि इसका मास ज़्यादा था, इसका मतलब मैं इसको कुछ इनर्शिया, इसकी इसकी जो रेजिस्ट पावर थी बहुत ज़्यादा थी, रेजिस्ट टू चेंज, वही तो नेचुरल टेंडेंसी है। तो हमको क्या समझ में आया कि मास जो है वो डिफाइन करता है किसी बॉडी का इनर्शिया,
तो हम क्या बोल सकते हैं, हायर द मास हायर द इनर्शिया, और वाइस वर्सा, लोअर द मास लोअर द इनर्शिया। मीन्स आप जिसका मास ज़्यादा है उसकी इनिशियल पोजीशन को, यदि ये चल रहा होता तो आप रोक भी नहीं पाते, और ये रुका हुआ है तो आप उसको चला भी नहीं पा रहे, इसकी नेचुरल टेंडेंसी को आप चेंज नहीं कर पा रहे। ये बेसिक चीज़ क्लियर होगी इनर्शिया और मास की। वेरी गुड, लेट्स कम टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? लेट्स रिमाइंड फर्स्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स acts on an object its velocity changes। यही तो पढ़ा था अभी ना। लिख दूसरे तरीके से दिया कि मीन्स अनबैलेंस फोर्स मीन्स दोनों तरफ बैलेंस नहीं, अनबैलेंस, तभी तो कोई चीज़ मूव करती है, यही सीखा था हमने। जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें वेलोसिटी चेंज होता है। रुका हुआ होगा तो चलने लगेगा, और चल रहा होगा तो रुक जाएगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा। यही तो है वेलोसिटी का मतलब, चल रही चीज को रोक देना और रुक रही चीज को चला देना, तो दैट मीन्स देयर इज अ वेलोसिटी चेंज। एंड व्हेनेवर देयर इज अ वेलोसिटी चेंज, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। इसका मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यही हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यदि कम से ज़्यादा होती है तो बोलते हैं एक्सेलरेशन, ज़्यादा से कम होती है बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, राइट। और वेलोसिटी चेंज कब होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं। तो दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि बॉडी तो रजिस्ट कर रही थी जिस भी कंडीशन में थी, रुकी हुई थी रुकी रहना चाहती, चलती थी चलना नहीं चाहती थी। पर दोनों केस के अंदर फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होती है इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कि मैंने कितना फोर्स लगाया और कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, यही सेकेंड लॉ में न्यूटन ने बताया। लेट्स टेक अवर सेम एग्जांपल, बट इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो रोड जिस पे खड़े हुए हैं डंपर और हमारी जीप, स्लाइटली मैंने क्या किया, इसको स्लोप दे दिया है, स्लोपी एरिया पे खड़े हुए हैं। ओके। एंड इस बार जो है स्लोपी एरिया पे खड़े हुए हैं, और आपको मैंने बोला कि आपको इसको रोकना है, क्योंकि ये स्लोप पे खड़े हुए हैं तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, चलने लगे। तो पहले जीप धीरे धीरे स्टार्ट हुई, आपने रोकने की कोशिश की, यू आर एबल टू स्टॉप इट। वेयर एज ये डंप ट्रक भी कुछ देर के बाद, क्योंकि स्लोपी एरिया पे खड़ा है, ब्रेक नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी क्या हुआ, धीरे धीरे चलने लगा। आर यू एबल टू स्टॉप इट? रोक पाओगे? नहीं। क्या होगा, आप इसके नीचे आ जाओगे, राइट। क्यों आ जाओगे? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। मास ज़्यादा मीन्स इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। वेरेज इसका मास कम था तो ये कम स्पीड से भी चली तो भी आपने इसको रोक लिया, और डंप ट्रक आपने देखा होगा ये तो और भी कम स्पीड से चला, बट इसका मास बहुत ज़्यादा था। डेट मीन्स हायर द इनर्शिया, आप चाह के भी नहीं रोक पाए, वो तो आपको दबा देगा। और आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। गिव मी अ स्मॉल मास, देखो मैं उसको रोक के दिखाता हूँ। ओके, आर यू रेडी? लेट्स टेक आउट। ओ ये क्या है? गन। दैट मीन्स मैंने गन जब मैंने फायर की उससे बुलेट निकली, तो क्या मैं बुलेट को रोक पाऊंगा? नो। अ स्मॉल मास लाइक अ बुलेट may kill a person when fired from a gun। यदि मैं गन में से बुलेट फायर होती है तो आपकी बॉडी से पार होकर निकल जाएगी, यू आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जीप हो, डंपर हो, या बुलेट की, बुलेट हो गन की, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। दो चीज पे डिपेंड करता है। ये कम मास था तब भी आप नहीं रोक पाए, पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। वेरएज डंप ट्रक की मास बहुत ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, तब भी आप नहीं रोक पाए। वेरएज इन दिस केस मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन इतना था कि आप रोक पाए। तो इसका इम्पैक्ट कंपेरेटिवली कम था, जो आपकी ताकत के बराबर था या आपकी ताकत से कम था, आप रोक पाए। वेरएज इन दिस केस जहाँ मास बहुत ज़्यादा था वेलोसिटी कम थी, उस समय भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, और जहाँ मास कम था वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, उस केस में भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो हम बोल सकते हैं कि द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है, उसके मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। यहाँ तक क्लियर है? एंड न्यूटन ने इसी चीज को, इस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला कॉल मोमेंटम। क्या बोला उन्होंने?
मोमेंटम, और उसको डिनोट किससे किया, पी से। तो इसको थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज मोमेंटम। सो नाउ व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम को बोल सकते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को एम से करते हैं, मास को एम से करते हैं, वेलोसिटी को वी से करते हैं। तो वी कैन से मोमेंटम पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, राइट। और मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मोमेंटम की। तो वी कैन से द मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो वेलोसिटी वाली होगी, मैग्नीट्यूड क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, ओके। यूनिट यदि मैं देखूं, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। दीज आर स्टैंडर्ड आईएस यूनिट। तो टोटल मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, केजी इनटू मास पर सेकंड। यूनिट भी क्लियर हो गई अपने को। अब इसको समझते हैं कि मोमेंटम एक्चुअल मतलब क्या हुआ। प्रोडक्ट तो है, फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो वी हैव अ जीप एंड योर फादर हैज टू गो टू योर ऑफिस। गाड़ी हमारी, आपकी जीप स्टार्ट नहीं हो रही है। ही कॉल्ड यू एंड यू ट्राई टू पुश इट। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बहुत गाड़ी को। तो आपने पुश किया, और पुश करके फिर थोड़ी दूर तक गए, आप थक गए, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, राइट। तो इनिशियली जो कार हमारी जीप थी, उसका एक एम मास है, यदि मैं बोलूँ तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, खड़ी हुई थी। आपने थोड़ी कोशिश की उसकी वेलोसिटी में चेंज लाने की कोशिश की, यू ट्राई टू चेंज द मोमेंटम, यही किया आपने, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। पर पापा को तो जाना है। तो व्हाट यू डिड यू कॉल योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर को बुलाया। अब इस बार दोनों ने मिलकर इसको धक्का लगाया और काफ़ी दूर तक लाया, और फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, राइट। तो आपने जब इनिशियली ध्यान से देखा होगा, तो आपने धीरे 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 स्पीड पकड़ी, और एक स्पीड आने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब आपने फोर्स लगाया तो जीप स्टार्ट हुई। मोमेंट, जीप स्टार्ट हुई मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, मास तो वही था, वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे थी, अब उसमें एक वेलोसिटी आ गई, अब वो चलने लगी। दैट मीन्स whenever velocity changes तो मोमेंटम भी चेंज हो गया, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई। तो वी कैन से मोमेंटम अपने आप चेंज नहीं आया, जब आपने फोर्स लगाया, दैट मीन्स फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, सपोज चेंज इन मोमेंटम इज सपोज पी बोलते हैं, उसको हम ऐसे सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थी P1, फाइनल वैल्यू थी P2, डिफरेंस क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड चेंज। और इसको बहुत बार लिखते हैं डेल्टा पी, मीन्स चेंज इन मोमेंटम। और इसको बहुत बार ऐसे ट्राइंगल से इसको भी पढ़ते हैं हम, डेल्टा पी, दैट मीन्स चेंज इन द मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो वैल्यू चेंज हुई। सेकंड केस के अंदर आपने देखा कि जब दोनों भाइयों ने मिलकर फोर्स लगाया तो थोड़ी दूर तक लगाया, एंड दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक अकेले से नहीं, चेंज मूवमेंट के लिए फोर्स की स्ट्रेंथ अकेले से स्टार्ट नहीं हुई थी। जब आप दोनों ने मिलकर ताकत लगाई, तो मीन्स यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी चेंज ऑफ मोमेंटम में ज़्यादा वैल्यू देता है। फोर्स तो है ही है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंटम मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ। सो आई कैन से चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और किसी चीज़ पे भी डिपेंड किया है, यस। आपने देखा होगा सेकंड केस के अंदर, दे टुक लॉन्ग टाइम, धीरे 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 काफ़ी देर तक टाइम लगाया उन्होंने, तभी स्पीड आई, इसमें मोमेंटम में चेंज हुआ है। तो टाइम फॉर विच वो फोर्स इज अप्लाइड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। यदि ये दोनों भाई हल्का सा झटका ला के छोड़ दे, स्टार्ट होती नहीं होती, थोड़ी दूर तक लगाना पड़ा। कहने का मतलब कि टाइम इज आल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, सो दैट यू ब्रिंग द चेंज इन मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम में यदि चेंज लाना है, तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स और जितनी टाइम तक आप लगाओगे, थोड़ी दूर तक लगा के छोड़ दोगे तो गाड़ी रुक जाती, शायद चलती ही नहीं, बेशक आप दोनों फोर्स लगाते हैं, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ उससे, मैं बोल सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, खाली मोमेंटम था, टाइम आ गया तो बोलेंगे टाइम के, जब कोई भी चीज़ से टाइम आ जाता है तो वही तो बोलते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकता हूँ मैं, टाइम आ गया इसमें तो बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन ने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, and this rate of change of momentum directly proportional force is called second law of motion। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ या तो,
The rate of change of momentum of an object, because Jeep is an object, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force. मैं unbalanced हर बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे ना, सामने से कोई रोक ही नहीं रहा था. दैट इज वाई इट इज अनबैलेंस फोर्स. सो दोबारा पढ़ते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में चेंज होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे नहीं उल्टी डायरेक्शन में भाग गई. सिंपल फॉर्म में बोले, ये जो हमने लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और वो चेंज जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा. और मोमेंटम में बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से देखो. चलो मैं इसको सॉल्व करते हैं वैसे तो अपने आप समझेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बोलूँगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ मैं फॉर्मूला में? पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो आई कैन राइट मास तो एम फिक्स ही है, कभी चेंज नहीं हो रहा. जीप का वेट पहले जितना था उतना ही है. v2 माइनस v1 वेलोसिटी में चेंज हुआ डिवाइड बाई टाइम. तो m बाहर निकाल लो. तो आई कैन राइट v2 माइनस v1 अपॉन टी. और ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये क्या हुआ? इसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, पढ़ा था ना पिछली क्लास में. राइट. तो दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन मैं बोल सकता हूँ. तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह ma लिख सकता हूँ और फोर्स को मैं f लिख सकता हूँ. तो लेट्स राइट डाउन. ma is directly proportional to f. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ma is directly proportional to f फोर्स. और इसको मैं थोड़ा सा इधर से इधर कर लूँ. तो f is directly proportional to मास इनटू एक्सेलरेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा. और ये हमने देखा ही था, जब दोनों भाइयों ने बढ़ाया तो फोर्स बढ़ा दिया तो मोमेंटम आ गया तो गाड़ी चल गई. यही था. और यदि कम फोर्स होगा मीन्स अकेला होगा तो मोमेंटम भी कम होगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी. प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का मतलब होता है लेफ्ट साइड बढ़ेगी तो राइट साइड भी बढ़ेगी. इनडायरेक्ट होता है मतलब कि नीचे होता है, एक्चुअली इनवर्स डिनोमिनेटर में होता है. एक को बढ़ाता तो दूसरा घटता. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वी कैन राइट दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए, वेयर के क्या है? इज द कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू लगाते हैं और उसके साथ में के लिखते हैं, और उसको हमेशा बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इनकी एक्सपेरिमेंट से इनकी वैल्यू निकालनी जाती है. तो न्यूटन ने इसकी वैल्यू निकाली, के इज इक्वल टू नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 1. इफ दिस वैल्यू इज 1 तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स को बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए. सो लेट्स राइट डाउन हियर. तो वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. और एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? केजी इंटू मास पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि न्यूटन साहब ने इसको बनाया था, बताया था, तो उनके रेस्पेक्ट में इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? न्यूटन. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और उसको रिप्रेजेंट कैसे दिया था? न्यूटन ऐसा ना लिख के सिंपल वी राइट एन. एन मीन्स न्यूटन. तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. यदि आप ये भूल गए हैं, अदरवाइज आप के जी मल्टीप्लाई बाय मास इंटू मास पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. और हमने ये भी देखा था कि जो वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम में क्या चेंज होता है? ऐसा मास तो वही रहता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हुई तो वेलोसिटी जो चेंज होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में भाइयों ने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में गाड़ी चली. तो वी कैन राइट, इसको लिखने का तरीका और होता है फोर्स के ऊपर ये डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. तो ये जो सिम बताया जा रहा है ऊपर एरो लगाने का मतलब, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. ये उल्टा पढ़ो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. जैसे ऊपर वाले में क्या बोला था हमने? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा. दूसरी बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्लीज डिफाइन 1 न्यूटन, 1 यूनिट ऑफ फोर्स. या 1 यूनिट ऑफ फोर्स मीन्स 1 न्यूटन. 1 न्यूटन को डिफाइन करो. तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन में इस तरीके से पढ़ा जाता है कि के जी की वैल्यू 1 डाल दूँ, मीटर की 1 डालूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 1 ही आएगा. और के हमको मालूम ही, हमने मालूम ही है इसमें 1 लिया. तो वी कैन से 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इफ अप्लाइड ऑन 1 kg ऑफ मास एंड विच
thereby produce 1 meter per second square of change in acceleration. इतना acceleration दे दे गाड़ी में, राइट। एस्केलेशन मतलब जो भी वेलोसिटी चल रही थी वो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ जाए, मीटर पर सेकंड से बढ़ जाए, दैट मीन्स उतना एस्केलेशन चेंज हुआ। दोबारा पढ़े, एक न्यूटन फोर्स जब एक केजी की बॉडी पर लगाया जाता है, इट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज इन एस्केलरेशन, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब इससे क्या होगा कि हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने और आसानी होगी। एंड लेट्स वॉच दिस गाय व्हाट ही इज डूइंग। ये क्या कर रहा है, बेसिकली बॉल को कैच कर रहा है। अब ये कैसे कैच कर रहा है इसको ध्यान से देखना। देखो इसने क्या किया, हाथ थोड़ा सा पीछे को ले गया, ये देखो, फिर बैक ले गया, एंड ये देखो अपना हाथ उसने क्या किया, बिल्कुल बैक तक ले गया। उसने एक बार में बॉल को रोका नहीं है, राइट। एक बार में रोकता तो चोट लगती। उसने क्या किया, बॉल के इम्पैक्ट को कम कर दिया। लेट्स वॉच अनदर मूवी। ये क्या है, ये हाई जंप है, और ये लेडी ऊपर गई एंड देन शी केम डाउन। और जब नीचे गिरी किसके ऊपर गए, एक क्वेश्चन रखा हुआ था, गद्दा रखा था, राइट। गद्दा रखने से क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट कम हो गया। तो दोनों केसेस में क्या हमने देखा कि दोनों ने क्या किया, रिड्यूस किया इम्पैक्ट। इस बंदे ने क्या किया, अपने हाथ को पीछे ले गया, वेरस इस लेडी ने क्या किया, जिस क्वेश्चन के ऊपर गिरी, मतलब क्वेश्चन रखा था, क्वेश्चन की वजह से फॉल का इम्पैक्ट और यहाँ पे बॉल का इम्पैक्ट दोनों कम हो गए, राइट। क्यों कम हो गए, क्योंकि सडन चेंज इन मूवमेंट दोनों ने अवॉइड किया। इसने भी अवॉइड किया कैच करते समय, और इस लेडी ने भी अवॉइड किया। कैसे अवॉइड किया, कैच वाले ने क्या किया, जब कैच ले रहा था उसने एकदम नहीं रोकी, ही टुक सम टाइम। ऐसे बॉल आई, उसने धीरे 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 किया। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी v थी, सपोज मास तो फिक्स है उसका, तो मास m इंटू वी, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम वाज वेरी हाई, और उस मोमेंटम को उसने क्या किया, मास को तो चेंज नहीं कर पाएगा, वेलोसिटी को करेगा। तो देखो वेलोसिटी को उसने धीरे 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 कम करके यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ टाइम लिया। जैसे ही एक क्वेश्चन के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्वेश्चन दबा, दैट मीन्स सडन इम्पैक्ट नहीं आया, धीरे 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 करके उसकी स्पीड जो थी, जो लड़की ऊपर से गिर रही थी, धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। दैट मीन्स मोमेंटम सडनली रिड्यूस नहीं हुआ, सडन चेंज नहीं हुआ। सडन चेंज होता तो क्या होता है, इम्पैक्ट आता, और इम्पैक्ट आता तो क्या होता, आपके हाथ में चोट लगती। एंड दोनों केसेस में दोनों ने उसको क्या किया, इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस किया, बाय टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम। तो जब भी हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो वी रिड्यूस द इम्पैक्ट। कहने का मतलब एक्स्ट्रा टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम आ गया तो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स किस रेट से मोमेंटम को मैंने कम किया। यहाँ मास इंटू वेलोसिटी एम वी था, और यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा, मोमेंटम जीरो। मीन्स इस वैल्यू पे मास मान लो 10 है, वेलोसिटी सपोज 10 है, तो दैट मीन्स 100। 100 जो भी मोमेंटम था मेरा उसको मैंने जीरो किया, मीन्स 100 से जीरो करने में मैंने कुछ सेकंड का टाइम लिया, या कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लिया, राइट। सेम वे में जो लेडी जो ऊपर से नीचे गिरी, क्वेश्चन की वजह से कुछ सेकंड लगे, नहीं तो क्या होता, यदि ऐसा होता आपका हाल बुरा होता, नीचे गिर के आप पीसेस में हो जाते, हाथ पैर टूट जाते, राइट। क्लियर हुआ। तो मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। आपने फोर्स को घटा दिया। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल, इससे हमको ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो एग्जांपल नंबर 1, दैट इज 9.1। A constant force acted on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. So better draw a rough sketch. So this is a mass, हमने एक ब्लॉक बनाया, उसमें लिखा 5 kg, उसमें हमने फोर्स लगाया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स हमें मालूम नहीं है, राइट। कितने सेकंड के लगाया, 2 सेकंड्स के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन ये होगी। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। जब हमने इस बॉडी पर जिसका मास 5 kg है फोर्स लगाया फॉर 2 सेकंड, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम 3, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 3, यू से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी होती है v, 7 मीटर पर सेकंड। तो मैं ये फोर्स लगाता रहा फॉर 2 सेकंड जब तक इसकी वेलोसिटी 7 नहीं होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो इस फोर्स की वैल्यू पता लगाओ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। And the second part is, now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अब क्या बोल रहा है, यदि मैं 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड सेम फोर्स लगाता है सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी वही थी,
राइट। इसमें तो मैंने 2 सेकंड तक लगा के छोड़ दिया था फोर्स, तो 7 पे जब मेरी स्पीड आ गई तो मैंने हटा लिया फोर्स। इसमें बोल रहा है मैं उसको ना 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड लगाऊंगा। अब मुझे आप बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले वाले केस से हम फोर्स तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम भी मालूम है। तो लेट्स डू इट। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सोल्यूशन एंड वट एवर वी हैव गिवन, तो वी हैव गिवन दैट क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एंड ऑल। ये सब की ध्यान रखो, इसमें हमको कोई भी चीज़ कन्वर्ट नहीं करनी है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है। ये मीटर पर सेकेंड में है, टाइम सेकेंड्स में है और मास केजी में। दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। अदरवाइज हमको इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, एज वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या पढ़ा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन, और एस्केलेशन क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमको ये सारी दी हुई है, देखो सारा मास भी दिया है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, टी है, तो मींस आई कैन फाइंड आउट फोर्स। राइट इट डाउन, सारी वैल्यू डाली एंड देन यू कैलकुलेट। सो इसको भी फर्दर कैलकुलेट कर दो, आंसर क्या है 10। एंड 10 क्या है, यूनिट लिखना पड़ेगा ऑलवेज, दिस इज न्यूटन। राइट, क्योंकि हमारी सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स पहली स्टैंडर्ड यूनिट में सारी जो भी चीज़ें हुई हैं, तो हम डायरेक्टली हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो फोर्स कितना फोर्स लगाया मैंने इसमें, 10 न्यूटन। तो इस बॉडी के ऊपर 5 kg पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया 2 सेकेंड के लिए, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 3, अपने आप उसकी 7 हो गई, क्योंकि मैं फोर्स कंटिन्यूस लगाता रहा। अब मैं टाइम लगा रहा हूँ, फोर्स मालूम है, टाइम मालूम है, वेलोसिटी इनिशियल दी है, फाइनल मालूम करनी है, तो सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, तो राइट इट डाउन कि व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन। And the final velocity can be calculated by rewriting the above equation. Rewriting means सेम चीज़ को मैं दूसरे तरीके से लिख दूँ, या इसी में बस सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस, वैसे ऐसे बोला जाए, इसको सिंप्लीफाई बोलूँ, या मेरा एक पुराना इक्वेशन याद है आपको, लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। और a क्या हुआ, फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज एक्सलेरेशन इनटू टी। या इस वाली वो इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई, दैट इज व्हाट v हैज रिटन। तो अब इसमें वैल्यूज डालो, सारी चीज़ें दी हुई हैं, u भी दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है, 5 फोर्स हमने निकाला ही था, यहाँ पे डाल दिया। लेट्स सिंप्लीफाई। तो द फाइनल वेलोसिटी विल बी, इस बार कितनी आ गई, 13 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने फोर्स कंटिन्यूस फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड तक लगाया, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर। तो जैसे होता है ना, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, आप पुश करते हो और करते रहो तो थोड़ी देर तक, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट, यही हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज हो गई, मास तो वही रहा, मोमेंटम चेंज हो गया, टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो क्या देखा हमने इस केस में, जब मैंने 2 सेकंड के लिए लगाया तो फाइनल वेलोसिटी में 7 ही अचीव कर पाया, और जब मैंने 5 सेकंड के लिए लगाया तो आई अचीव 13 मीटर पर सेकेंड, और दिस मास अचीव a higher velocity. Higher the time period, higher the velocity, or higher the change in momentum. Clear? Let's take one more example. Example number 9.2. Which would require a greater force? कौन सा ज्यादा होगा? पहला केस कह दिया, escalating a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड और a 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकेंड। किस केस में मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा? लेट्स राइट इट डाउन। स्केच बना लेते हैं हम दोनों में। पहला क्या है, 2 kg मास है, उस पर मैंने फोर्स सपोज F1 लगाया। जब मैंने F1 फोर्स लगाया तो एस्केलेशन कितना जनरेट हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। सो A1 इज दिस, whereas in second set mass is 4 kg, force is F2 में लगाता हूँ सपोज, तो एस्केलेशन कितना हुआ है, दिया हुआ है हमको 2 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं हमेशा क्या लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूँ, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, मीटर सेकेंड के ऊपर -2। सो ऑलवेज प्रेफर दिस, ये लिखने में थोड़ा इजी होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो हमको फोर्स दिया है, मास दिया हुआ है, एस्केलेशन दिया हुआ है। फोर्स और मास की हमको इक्वेशन मालूम ही क्या था, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, मास इंटू एस्केलेशन फ्रॉम सेकंड ऑफ न्यूटन। अब ये बहुत ही सिंपल है यार, इन दोनों को बस वैल्यू सॉल्व कर लो, ऐसे तो हो ही गया सॉल्व। पर एग्जाम में ऐसे नहीं आप कहेंगे भाई यही सॉल्व हो गया, तो यू हैव टू राइट समथिंग, तो यू हैव टू राइट सोल्यूशन। From Newton's second law of motion, we know that force is equal to mass into acceleration. Therefore, in first case, we have m1 is this much, a is this much. Therefore, the force will be 2 into 5. इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ गया, 10। और के जी मीटर पर सेकेंड में स्क्वायर क्या बोलते हैं, न्यूटन, वी कैन से 10 न्यूटन। तो F1 कितना फोर्स हुआ, 10 न्यूटन, जो हमने पहली बॉडी पे लगाया। Similarly, in second case we have mass is 2 kg, acceleration is 5, by formula
सेम फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। F2 क्या होगा, 4 इंटू टू, 4 टू का कितना होगा 8, एंड वी कैन से इट इज 8 न्यूटन। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ? दैट इज व्हाट ही वाज आस्किंग, व्हिच वन इज ग्रेटर? सो F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर? So we can write, thus escalating a 2 kg mass at 5 meter per second square would require a greater force। 2 kg को मेरे को ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा क्योंकि मेरे को आई वांट अ हायर एस्केलेशन। क्लियर? Let's take one more example. Example number 9.3. A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। क्या क्या दिया हुआ है हमको? Let's make, so we have given a car जिसकी initial velocity u is equal to 108 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड इट इज मूविंग। फिर हमने क्या हुआ, मूविंग कार में ब्रेक लगा दिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल जो वेलोसिटी से इतनी तेज ये चल रही थी, जीरो आने में उसने कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड्स। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, राइट। और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, टोटल मास मीन्स पैसेंजर के साथ कार का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 kg। तो हमें फोर्स पता लगाने के लिए क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, मास इनटू एस्केलेशन होता है फोर्स। एस्केलेशन को क्या लिख सकते हैं, हमको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में v माइनस u अपॉन t। सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई हैं, जस्ट कैलकुलेट। बस रिमेंबर कि सारी चीज़ों को हमको करने से, कैलकुलेट करने से पहले देखना है स्टैंडर्ड में है कि नहीं। जैसे ये यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में लाना होगा। नाउ आपको आंसर मार्क्स लेने के लिए कैसे लिखना होगा, आपको आंसर आपको ऐसे लिखना होगा, सोल्यूशन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। और क्या मैं लिख सकता हूँ, 108 को किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करो, मीटर हो गया। आज को कहूँगा 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, इतना ही हो गया, सेकेंड्स में आ गया। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ऐसे करते हैं। सॉल्व करने पे वैल्यू का ही, इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती 30 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने से पहले द वेलोसिटी वाज दिस मच मीटर पर सेकेंड, बाकी किलोमीटर पर आवर में इसको 108 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, देन वी राइट एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार v इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया स्टॉप हो गई। दैट इज व्हाट the total mass of the motor car along with the passenger m is given 1000 kg, and the time taken to stop the motor car is given t is equal to 4 seconds. Therefore, from second law of Newton, the magnitude of the force applied by brake F is equal to mass into acceleration। और क्या लिख सकते हैं, वी सब्स्टिट्यूट जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, जो हमने कन्वर्ट करके करनी, राइट, स्टैंडर्ड यूनिट बना दी। द मोमेंट वी विल पुट इट, वी कैलकुलेट। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -7500 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। मतलब कार की स्पीड घटी और घटेगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ब्रेक्स लगे। दूसरे तरीके से समझो, कार किस डायरेक्शन में जा रही थी, राइट डायरेक्शन में, ब्रेक ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कार रुक गई। जैसे मैंने हाथ से यदि टॉय कार होती तो मैं हाथ से रोक सकता था, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता ना, लेफ्ट साइड को, whereas the car was moving in the right direction, that is why the negative sign। तो साइन का मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन कर दी, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो जो यदि एस्केलेशन फोर्स की नेगेटिव वैल्यू आई, उसका मतलब यह है कि इट इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन। और किसी भी चीज़ पे जब मैं ऑपरेटिव फोर्स लगाता हूँ चलती हुई चीज़ पे, तो उसको क्या कर रहा हूँ, मैं रिटार्ड कर रहा हूँ, उसकी स्पीड घटा रहा हूँ। इस केस में कौन घटा रहा है, ब्रेक, मेरा हाथ नहीं घटा रहा है, ब्रेक्स घटा रहे हैं, गाड़ी के अंदर ब्रेक्स लगे रहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 9.4। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? पहले डायग्राम बना लेते हैं कि फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स एक m1 मास पे लगाया, कितना एक्सेलरेशन अचीव किया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम फोर्स मैंने किस पे लगाया, m2 मास पर, उसने एक्सेलरेशन कितना अचीव किया, 20 मीटर पर सेकंड।
सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में बोल रहा है कि दोनों को हमने क्या किया, दोनों को बांध दिया और फिर दोबारा से सेम 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो अब इस केस में एस्केलेशन बताओ कितना होगा। तो देखो तीनों केस में यहाँ पे हमको मास नहीं मालूम है, ऊपर केस में एस्केलेशन मालूम है, मास मास नहीं मालूम है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यदि हमें मास निकालना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन। तो इजीली हम यहाँ पे मास निकाल सकते हैं और जब m1 और m2 की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे तो हम सेम फॉर्मूला से एस्केलेशन निकाल सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, so let's solve it. So we'll write this way, from Newton's second law we have m1 is equal to force upon acceleration, मैं लिख सकता हूँ सेम वे में m2 is equal to force upon acceleration a2। और इसका मतलब क्या हुआ, हेयर गिवन a1 की वैल्यू दी हुई है, a2 की दी हुई है, फोर्स की दी हुई है, एंड जस्ट चेक ऑल आर इन स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट में, ठीक है। दैट मीन्स कोई कन्वर्जन नहीं करना है, तो हमको जस्ट वैल्यू रखनी है, वी कैन फाइंड आउट m1 और m2 की, पुट कर दो भाई वैल्यू। तो m1 कितना होगा 0.5 kg और m2 क्या हो जाएगा 0.2 kg, 25 kg। Now we know the m1 and m2, then we say if two masses were tied together, the total mass m would be sum of these two masses, that means 0.75 kg. If this is 0.5 kg, तो हम बोल सकते हैं the escalation A produced in a combined mass by the 5 Newton force would be A is equal to F upon M। F की वैल्यू रख दो, M की वैल्यू रख दो, फाइनल आंसर कितना है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And so let's take one more example. Number 9.5. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given below। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। Then question है, how much force does the table exert on the ball to bring it to rest? मीन्स ये जो बॉल हमारी जो टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इससे देख के हमको ये बताना है कि ये जो टेबल है इस बॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, सो दैट कुछ टाइम बाद आके ये बॉल स्टेशनरी हो जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। पर ये रेस्ट पे बॉल पे टेबल ने कैसे फोर्स लगा दिया, सिंपल है भाई, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस चलेगी नहीं। यू रिमेंबर क्या होता है ग्राउंड पे अर्थ में, हर चीज़ के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में राइट में यदि मूव कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और कहाँ लगेगा, कॉन्टैक्ट एरिया में, जहाँ बॉल बॉटम सरफेस को टच करे, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। तो यही पूछ रहा है कि वो फोर्स क्या वैल्यू होगी जो इस पे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बता दो। अब इस ग्राफ से देख के हम क्या पता लगा सकते हैं कि जीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड इसकी वेलोसिटी देखो ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, एस्केलेशन नेगेटिव एस्केलेशन यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ओके। तो रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म या नेगेटिव एस्केलेशन इज यूनिफॉर्म। और फाइनली क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ के जीरो हो गई, ये जीरो है, जीरो ये 5 10 ऐसे, तो दैट मीन्स दिस इज जीरो। और कितना टाइम लिया, टाइम दिया है सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना लिया 10 सेकंड। तो इनिशियली जिसकी वेलोसिटी 23 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस बॉल की, जिसका वेट 20 ग्राम है, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो बताओ फोर्स बताओ कितना रिटार्डेशन या ब्रेक लगे ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, वो हमें बताना है। So we'll write this way. Solution will be the initial velocity of the ball is 20 centimeter per second. So due to the frictional force exerted by the table, the velocity of the ball decreases down to 0 in 10 seconds. Thus u is equal to 20, v is equal to 0, and time is equal to 10 seconds. If that is the case, since the velocity time graph is a straight line, it is clear that the ball moves with a constant acceleration. ये हमको सब लिखना होगा, यहाँ मैं आपको राइट में पहले समझा रहा था, बट एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा, जब तक आप ये लिखोगे नहीं तो वो कहेगा आपने फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया। बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एक्सलेशन, तो वी कैन से a is equal to v minus u upon t, right? And if that is the case, we put all the values, we get acceleration is equal to 2 centimeter per second, and the sign would be क्या minus, क्योंकि यहाँ माइनस लगाना भूल गया, तो इट इज अ रिटार्डेशन। और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको आप मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलोगे कैसे बदलो, सेंटीमीटर को डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 20 अपॉन 100, तो तो escalation would be or the retarsion would be 0.02। बेसिकली माइनस साइन मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ, याद रखो माइनस है यहाँ पे।
इफ दैट इज द केस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, फोर्स जो बॉल पे एक्सर्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना होगा, मास इनटू एस्केलेशन, जस्ट पुट इट। तो मास की वैल्यू डाली, एस्केलेशन देखो माइनस में यहाँ भूल गया था, यहाँ लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई करो, जस्ट सॉल्व इट। तो इट इज माइनस 0.0004 न्यूटन, और माइनस है मीन्स मेरी वेलोसिटी राइट में है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, और ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा है। सो दिस इज द फोर्स आई विल एक्सर्ट, और द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा, एंड सॉल्व। Now comes to the third law of motion. This is the third law which is given by Newton. इसको समझते हैं, और ये बहुत सिंपल है। क्या कहती है, when one object exert a force on another object, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है, then क्या होता है, the second object instantaneously exert a force back on the first one। मतलब पहले ने जब दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया, उसी समय उसी क्षण इंस्टेंटेनियसली एट दैट मोमेंट सेकंड बॉडी भी पहली वाली बॉडी पर बैक फोर्स लगाती है। और क्या बोल सकते हैं दूसरी तरीके से, दीज, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहली ने उस पर लगाया, दूसरी ने उस पर वापस लगा दिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मजाक के लिए है बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको मम्मा ने एक स्लैब दिया कड़ाक से, राइट, तो यू डिड समथिंग, मम्मा ने फट से एक स्लैप मारा, बट जब स्लैप मारा तो आपको भी चोट लगी, और सेम मोमेंट में जब आपको दर्द हुआ तो मम्मा को भी दर्द हुआ। तभी तो शाम को जाके आप उनके हाथ की मालिश करते हो, राइट, नाइन्थ क्लास में हो गए हो, काफी स्ट्रांग हो गए हो, तो मम्मा का हाथ तो सॉफ्ट था, राइट। तो क्या हुआ, मम्मा ने तो अपना एक्शन दिखा दिया, पर उस एक्शन से आपको भी दर्द हुआ और उनको भी दर्द हुआ, ऐसा नहीं हो खाली आप ही को मार पिटी, लिटरली उनको भी मार लग गई। तो ये यदि आपको फोटो याद रहेगा तो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद रहेगी। सिंपल टर्म में बोल सकता हूँ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल एक्शन। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके, यदि एक ये स्प्रिंग है, एक बोर्ड में लगी हुई है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, मीन्स मैं दबाऊंगा इसको, लेट्स पुश इट। जब मैंने इसको पुश किया, अब किसी भी स्प्रिंग को पुश करोगे तो क्या होगा, तो आई विल से कि मैंने इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाया। तो स्प्रिंग भी मेरे को, क्योंकि जैसी छोड़ दोगे तो क्या है, स्प्रिंग फिर वापस आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि इट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो मेरे हाथ पे लगा रही है। और जब मैंने जैसी दबाया तभी उसी इंस्टेंट पे मेरे पे हाथ पे फोर्स आ रहा है, तभी तो स्प्रिंग दबी और स्प्रिंग का फोर्स मेरे हाथ में आ रहा है। So that is what the third law of the motion, the Newton was saying, when one object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first one। तो मेरे हाथ ने स्प्रिंग को दबाया, तो स्प्रिंग भी उतना ही फोर्स है मेरे हाथ को भी दबा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक बैलून है, ये मैंने एक थ्रेड पे उसको टांगा हुआ है ऐसे, इसमें हवा भरी हुई है, और मैंने इसको यहाँ से टाई किया हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हल्का सा खोलता हूँ, हल्का सा खोलूंगा तो क्या होगा, बाहर क्या आएगी, ये एयर। यदि एयर इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होगी हवा की, लेफ्ट साइड में, यदि हवा की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी तो इंस्टेंटेशनली हवा को, तो क्यों, बैलून के अंदर से हवा निकल रही है ना, तो लेफ्ट में जा रही है, तो बैलून को क्या करेगी हवा, इसको राइट साइड में फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, मेरा बैलून इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, तो हवा लेफ्ट में निकलती जाएगी, बैलून मेरा राइट में चलता जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, या प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मैंने क्या किया, एक एक स्टैंड लिया, उस पर एक फनल ली, एक टेस्ट ट्यूब, और उसको मैं अंदर यहाँ से कॉर्क लगा के उसमें थोड़ा पानी भर दिया, और नीचे फ्लेम उसमें ऑन किया। जैसे ही फ्लेम कहूँगा तो वाटर क्या होगा, एवोपरेट होगा, एवोपरेट होगा तो अंदर क्या प्रेशर बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा कि जस्ट ये मेरा कॉर्क यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे ही उस मोमेंट पे मेरा निकलेगा तो क्या हुआ, स्टीम मेरी किस डायरेक्शन में गई, राइट साइड में। तो मेरी ये जो टेस्ट ट्यूब किस साइड में जानी चाहिए, मेरी लेफ्ट साइड में, क्योंकि मेरी टेस्ट ट्यूब बंधी हुई है, तो वो क्या करेगी, रोटेट करेगी और ऐसे स्विंग करने लगेगी। क्लियर। तो इसलिए थर्ड लॉ को दूसरी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, एंड दैट अपोजिट जो होगा, इक्वल मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, और अपोजिट होगा मीन्स डायरेक्शन में अपोजिट होगा। सो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्लियर, वेरी गुड। कुछ एग्जांपल और लें। एक और एग्जांपल है, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। आप क्या करो, दो स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे बांधो,
और एक स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे वॉल में टाई कर दो एंड आप यहाँ से अपनी उंगली डालो और इसको पुल करना शुरू करो। आप यदि इस साइड को पुल करोगे तो इनके जो मार्क्स है इनको ध्यान से देखना। अब मैं पुल करना शुरू कर रहा हूँ, लेट्स सी, वॉच क्या हो रहा है। ये दोनों देखो एक साथ दोनों बराबर बराबर पुल हो रहे हैं। दैट मीन्स इस स्प्रिंग बैलेंस से इस स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स लग रहा है एंड इट इज इक्वल एंड अपोजिट, दोनों बराबर जगह पे आके रुके हैं। देखो ये भी और ये भी, राइट। इससे भी प्रूव हो गया। तो न्यूटन भाई सही बोल रहा था। एक और एग्जांपल बहुत फेमस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, एक राइफल या रिवॉल्वर। इसके अंदर क्या है, ये बुलेट होती है और जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको पुश करते पुल करते हो तो क्या होता है, देयर इज अ ब्लास्ट। क्योंकि बुलेट के पीछे क्या ना बारूद लगा होता है। ये जो व्हाइट वाला एरिया देखा बारूद है। तो यहाँ से जैसे इसको पुश करते हो तो एक स्ट्राइकर आकर इसको बैक से यहाँ पे स्ट्राइक करता है। जैसे ही स्ट्राइक करता है एक ब्लास्ट होता है, बुम। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उसकी एनर्जी जनरेट हुई। उस एनर्जी से ये जो आपकी बुलेट है, ये बुलेट लेफ्ट में जाती है और ब्लास्ट तो भाई चारों तरफ हुआ। तो बुलेट तो गई लेफ्ट में और आपकी जो गन होती है वो रिकॉइल होती है राइट साइड में। तो झटका सा लगता है। याद आ रहा है किसी पिक्चर में देखा कि बहुत बार राइफल जो है कंधे पे रख के चलाते हैं। बिल्कुल, यदि आप कंधे पे रखोगे तो आप जैसे ही चलाओगे गन तो आप पलट भी सकते हो। लेट्स सी अ वीडियो। कार्टून देखो इसमें, राइट। देखो ये बार बार फिल कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। फिल किया, देखो एकदम इसकी क्या हो रही है, रिकॉयल होकर टेढ़ी हो जा रही है। हो रही है नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली सेम चीज, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग। दोबारा देखना, लेट्स वॉच इट। देखो उसने कहा ये देखो हिली, ये देखो हिली, ये देखो हिली, राइट। दैट हिलने को क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग। क्योंकि मेरी गन की जो बुलेट है आगे जा रही है एंड द गन एट सच इज रिकॉइलिंग ड्यू टू द फोर्स। और ये फोर्स क्या हुआ, जो भी यहाँ बारूद था उसके वजह से ब्लास्ट हुआ। क्लियर। बहुत बार आपने देखा होगा यदि नाव के ऊपर आप नाव पर बैठे हुए और एकदम सडनली इस पे आप जाना चाहते हो तो आप पुश, तो नाव को आपने इधर राइट साइड में पुश किया, राइट। और ये आप जो है लेफ्ट साइड में गए, तो मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को आपने पुश किया। उसकी वजह से क्या होगा, नाव इधर चली जाएगी, आप लेफ्ट में चले जाओगे। Now we have come to the last and the important part of this chapter, that is called conservation of momentum. Momentum क्या होता है, mass into velocity. Conservation means conserve रहेगा, खत्म नहीं होगा, same होगा, right? तो मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है, खत्म नहीं होता। आपकी एनर्जी, हम बोलते हैं आपकी मेरी अभी भी सुबह भी उतनी एनर्जी थी और रात को भी उतनी एनर्जी थी। दैट मीन्स इट इज कंजर्व। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, और ये क्या होता है, समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स सी बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज अ मास, एक बॉडी है उसका मास है एम ए एंड वी हैव अनदर बॉडी ग्रीन वन, उसका मास है एम बी। द फर्स्ट वन इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू ए एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में। एंड सेम वे में सेम बॉडी, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू वी एंड इन द सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स एक ही हाईवे पे सपोज ये दोनों कार होती, अभी हमने बॉल दिखा दी है, तो ये दोनों कार है एंड बोथ आर मूविंग ऑन द सेम हाईवे, मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रही है। सपोज दिल्ली से बॉम्बे जा रही है सेम रोड पर। तो हम इन दोनों का यदि मेरे को मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं कर सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट इन इंडिपेंडेंट मोमेंटम। इस गाड़ी का मोमेंटम कितना होगा, पहली वाली गाड़ी का ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी, यही था मोमेंटम। सेम वे में दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि इसका मास क्या है एम बी और वेलोसिटी कितना है यू बी। सो दिस द मोमेंटम। बट ये दोनों जो एक ही रोड पे चल रहे हैं ना, तो पीछे वाला थोड़ा बदमाश है। So he is moving with a higher velocity compared to UV. That means we can say U velocity of UA is greater than UB. अब B वाला भी थोड़ा बदमाश है, वो क्या करता है, रास्ता ही नहीं देता इसको। जब रास्ता नहीं देगा और ये फास्टर स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा, वी विल हैव एन एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होगा दोनों टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने का जो टाइम है दे विल टेक सम टाइम, टी सेकंड के लिए वो कोलिजन होगा। टकराना मतलब कोलिजन, एक्सीडेंट। तो जब ये टकराएं उससे जस्ट पहले हम देखते हैं कि इसका टोटल मोमेंटम दोनों गाड़ियों का टोटलिटी में देखें तो कितना था। तो बिफोर कोलिजन वी कैन से द मोमेंटम ऑफ बोथ दिस व्हीकल और बोथ दिस ऑब्जेक्ट वर एम, इसका मोमेंटम प्लस का मोमेंटम इतना था। और हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स जो मेरा मोमेंटम टकराने से पहले, मीन्स इस कंडीशन से पहले जो ये था वो टकराने के बाद भी वही होना चाहिए, मीन्स बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मेरा मोमेंटम सेम होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे वो कंजर्व है। अब लेट्स सी कि वेदर वो ऐसे ही होता है कि नहीं होता है।
अब जब गाड़ी टकराई दोनों, तो ड्यूरिंग द कोलिजन जब ये दोनों टकराई तो क्या होगा, क्योंकि ये ब्लू वाली फास्ट चल रही थी कंपेयर टू द ग्रीन वन, तो ये क्या करेगी, इससे जाके टकराई। टकराई तो मतलब क्या बोल सकते हैं, इसने पूरी ताकत से इसको मारा, धक्का दिया। किस फोर्स से दिया, वी कैन से एफ फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, आई कैन राइट फोर्स ए एंड बी। अब न्यूटन की थर्ड लॉ मालूम है, जब इसने इसको धक्का दिया तो क्या होगा, इससे इसका ऑपोजिट सेम फोर्स लगेगा, धक्का लगेगा, दैट इज एफ एक्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और ये फोर्स क्या होंगे, एफ एंड ए बी दोनों एग्जैक्टली एफ ए इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ, एज पर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? लेट्स सी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, थोड़े से दोनों अलग अलग हो गए टकराने के बाद। अब टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी यू ए थी, जो फास्ट स्पीड चल रहा था, उसकी वेलोसिटी अब चेंज होगी, नाउ इट इज वी ए। और जो ग्रीन वाला था उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, नाउ इट इज वी बी। सेम तो रहने ही वाली, टकराने के बाद कुछ तो चेंज हो गया, एनर्जी लॉस हुआ, राइट। तो इसकी वेलोसिटी अब होगी वी ए, इसकी वेलोसिटी होगी वी बी। अब आफ्टर द कोलिजन जब हुआ, तो मैं मोमेंटम अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स कैलकुलेट, इसका कितना मास इंटू वेलोसिटी, यही होगा। अब वी ए हो गया, इसका क्या मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना वी बी, मास इंटू दिस। एंड आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम मैं बोलूँ दिस हो गया। क्या मेरा ये मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर है, यही मुझे प्रूव करना है। लेट्स सी। अब देखो, हमने बोला था कि इसने इस पे जितना फोर्स लगाया और अपोजिट फोर्स इस पे लगा, दोनों फोर्स बराबर है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन। तो एफ ए बी, इस ब्लू के द्वारा इस पे कितना फोर्स लगा ऑन द बी पार्ट, तो जितना इसका मास था, इनिशियल जो मोमेंटम था, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, ये हुआ। दैट मीन्स इसकी यू वेलोसिटी चल रहा, टकराने के बाद इस वेलोसिटी चला, दैट मीन्स की वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ, मास तो वही रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो आई कैन राइट मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। सेम वे में एफ बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। बी की वेलोसिटी में क्या हुआ, वी बी से वी ए वी बी हो गई, तो आई कैन राइट द सेम वे। और इस कोलिजन को हमने बोला था कि इंस्टेंट नहीं हुआ, कुछ टाइम लगा, तो इसको भी टी टाइम लगा। और इस साइड भी ये जो फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो टी टाइम तक वो फोर्स लगता ही रहा, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी, ग्रीन के द्वारा भी और ब्लू के द्वारा भी, राइट। और हमको ये मालूम है ये दोनों फोर्स क्या बराबर है, तो आई कैन से बराबर। इफ ये दोनों बराबर हैं तो देखो मैं यहाँ से टी कट सकता हूँ दोनों तरफ, तो मेरा क्या रह गया, एक लेफ्ट साइड में क्या हुआ ये, राइट साइड में क्या रहेगा मेरा ये। और इनको यदि मैं रीअरेंज कर दूं तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम आएगी। देखो एम ए वी ए तो यही रह जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, ये मूव करके एम बी वी बी यू बी, यहाँ आ गया, यही होगा ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट मींस बिफोर कोलिजन द मोमेंटम वाज दिस मच, एंड आफ्टर कोलिजन माय मोमेंटम रिमेन सेम। और मैं सिंपल टर्म में जब मैं इसको लिखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो मेरा इनिशियल मोमेंटम था वही मेरा फाइनल मोमेंटम था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों में जब कोई डिफरेंस नहीं है तो इट इज कंजर्व। और इस फॉर्मूला को मैं सिंपल टर्म में हमेशा ऐसे लिखा जाता है सॉल्व करने के लिए। एम वन ए बी लिखने में टाइम लगता है, वन टू में इजी होता है, इसलिए लिखते हैं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू मीन्स इन ये मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी के साथ उनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। फाइन जो मास तो वही रहा, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल वेलोसिटी से। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये रेड में जो आपको फॉर्मूला लिखा है ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट। लेट्स टेक वन एग्जांपल, इससे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और थोड़ा क्लियर होगा। ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एक बिलियर्ड्स की टेबल है, उस पर एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, एंड ये स्टिक है जिससे इसको स्ट्राइक करेंगे। वाइट बॉल का मास कितना दिया 170 ग्राम, और ब्लैक बॉल का भी 170, दैट मीन्स दोनों वाइट और ब्लैक बॉल एक्जैक्टली सेम वेट की है, सेम डायमेंशन, एवरीथिंग इज सेम, ओनली कलर इज डिफरेंट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, क्यों है, क्योंकि इससे हमने स्ट्राइक किया स्ट्राइकिंग स्टिक से। जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो इसकी स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड। और स्ट्राइक करने जब मैं इसको स्ट्राइक कर रहा था उस समय हमारी ब्लैक बॉल थी क्या थी, स्टेशनरी थी, दैट मीन इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0।
अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने इसको स्ट्राइक किया कुछ हुआ, यस, क्या हुआ कि ये व्हाइट बॉल तो यहाँ रुक गई और ब्लैक बॉल चलने लगी। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, और इसकी वेलोसिटी अब हमको पता लगानी है, ये चलने लगी, तो किस वेलोसिटी से ब्लैक बॉल चलेगी पता लगाना है। एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट वी विल नो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। v और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इस ऊपर वाले केस में हमको क्या मालूम है, मास m1 और m2 क्या है, दोनों बराबर, तो वी कैन राइट मास m1 इज इक्वल टू m2, और हम वी कैन से m, और इस m को अबाव इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स पुट इट, तो हमारा m कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या जाएगा, u1 प्लस u1 प्लस u2। सिमिलरली राइट हैंड साइड में m बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, v1 प्लस v2। तो हम यहाँ m और m को कट कर सकते हैं, लेट्स कट इट। क्या बचा हमारे पास, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और u1 और u2 की और v1 प्लस v2 सबकी वैल्यू मालूम है एक्सेप्ट v2, लेट्स पुट आउट दोस वैल्यू। ये 6 थी, ये 0 थी इनिशियली, बाद में क्या हुआ, ये 0 हो गई, ये दिया हुआ है v2 निकालना, सो लेट्स कैलकुलेट v2। v2 कितना आ गया, 6। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, v2 6 हो गई, तो वेलोसिटी इज जस्ट इंटरचेंज्ड। व्हाइट वाली की बॉल जो जब इससे ब्लैक से टकराई, तो जो उसकी वेलोसिटी थी उसने अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, वो खुद रुक गई और ब्लैक उसी स्पीड से आगे जाने लगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में दोनों का मास सेम था, इसलिए इसने जस्ट मास तो वहीं रह गया, अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, एंड दिस वी हैव प्रूव्ड इट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा होता है, पर यदि डिफरेंट मासेस हुए, सेम मास नहीं हो तो क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, इंटरचेंज होगी, बट डिपेंड करेगा किसका मास ज़्यादा है या किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बेसिकली मोमेंटम किसका ज़्यादा है। लेट्स सी, सो दिस इज अनदर मूवी वेयर देयर इज अ लेडी विद अ बॉल, एंड एक बंदा है, उसके साथ भी एक बॉल है। हमने बॉल इसलिए रखी है कि यदि ये दोनों भागेंगे एक दूसरे की तरफ में, तो यदि बिना बॉल के करें तो दोनों टकरा जाएंगे, बहुत चोट लगेगी। बॉल इसलिए दोनों को हमने दे दी है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, लेडी का मास कम था, इसका मास ज़्यादा था, राइट। तो क्या हुआ, इसका मास और इसकी वेलोसिटी करीब करीब दोनों की बराबर थी, तो मास ज़्यादा होने के लिए इसका मोमेंटम ज़्यादा था, इसका मोमेंटम ट्रांसफर हो गया इसमें, तो ये तो खड़ा रह गया, ये चल के बैक में गई, बिकॉज मोमेंटम इज कांस्टेंट, मास इंटू वेलोसिटी इसकी और उसकी मास इंटू वेलोसिटी वो फिक्स है, राइट। और ये बंदा खड़ा ही रह गया, तो पूरी पूरी वेलोसिटी कहाँ ट्रांसफर होगी, इसकी खुद की वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी दोनों कंबाइंड होगी, तेईस आके गिरी। और भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, ये क्या है, एक लड़की है स्केटिंग कर रही है, आइस स्केटिंग, ये देखो एकदम सडनली इसकी स्पीड बढ़ जाती है रोटेशन की, राइट। देखो क्यों बढ़ रही है इसकी स्पीड, क्योंकि इसने देखो लैग अभी एक्सटेंड किया हुआ है और फिर धीरे धीरे पास लाने लगी, और जैसे जैसे पास लाने लगेगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट, और क्योंकि ये गोल गोल घूमी है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट। हम अभी पढ़ रहे हैं लीनियर, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन में, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, दैट मीन्स मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को यूज किया जाता है। सो एग्जांपल नंबर 9.6, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? हमने देखा ही था एग्जाम्पल कि जब भी आप फायर करते हैं तो आपकी पिस्टल क्या होती है, बैक साइड में जाती है, राइट। तो वी हैव अ पिस्टल, हमने फायर की, उससे एक बुलेट निकली, तो जब बुलेट निकली उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, उसका पहले तो मास दिया हुआ है, मास दिया 20 ग्राम, तो m1 इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है, तो ये एक बॉडी है, वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, v1 इज इक्वल टू 150, ये हमको दिया हुआ है। वेयर एज जो गन है हमारी, जो पिस्टल है, उसका मास है m2 इज इक्वल टू 2 kg। Then he is saying, asking कि what is the recoil velocity, that means he is asking v2, हमको v2 बता दो। तो m1 v1 हमें दिया हुआ है, m2 u2 m2 दिया, v2 नहीं दिया हुआ है, हमको पता लगाना what is the value of v2। so let's write, we will write this way। लिखने से पहले एक चीज देखते हैं, ये जो गन थी, जब हमने चलाने से जस्ट पहले, जब फायरिंग करने से पहले, तो बुलेट हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बुलेट की, जीरो, रुकी हुई थी।
और जो हमारी जो पिस्टल थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये U2 बोल रहा हूँ, तो उसकी इनिशियल भी क्या थी, 0। ये दो डिफरेंट मास है, एक हमने बोला M1 और एक को बोला M2। अकॉर्डिंगली उनकी वेलोसिटीज लिख दी। ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो दैट मीन्स दोनों वेलोसिटी, दोनों चीज़ें, गन और बुलेट, इनिशियली रेस्ट पर थी, दोनों की वेलोसिटी 0 थी। और यदि ऐसा था, देन वी कैन राइट वी हैव द मास ऑफ द बुलेट M1 इज इक्वल टू 20 ग्राम। ग्राम को हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में, तो मीन्स डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो गया, 0.02 kg। ओके, एंड द मास ऑफ द पिस्टन कितना दिया हुआ है, M2 इज इक्वल टू 2 kg, यही दिया हुआ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट U1 एंड U2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली, यही तो हमने देखी पहले लिख लिया, वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1 इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड एंड इट इज स्टैंडर्ड यूनिट, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। Therefore, let let V2 be the recoil velocity of the piston, यही तो निकालना है हमें। Then we will write the total moment of the pistol and the bullet before the fire when the gun is at rest would be कितना होगा initial momentum, M1 V1 M1 U1 plus M2 U2। So M1 कितना है 20, U1 कितना है 0, ये भी कितना मास 0.02 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये क्या होगा इनिशियल मोमेंटम 0, और यूनिट क्या होगी मास की और वेलोसिटी की, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन द फाइनल मोमेंटम ऑफ द पिस्टन एंड आफ्टर द फायरिंग क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2, यही तो था फॉर्मूला में, तो मल्टीप्लाई करो। सो M1 V1 M1 20 V1 150, ये हो गया, यहाँ कितना हुआ 2 इंटू दिस, ये वैल्यू आ गई। और हमको ये मालूम है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉल्व किया तो इतना हो गया, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। So let's write it down. According to law of conservation movement, total momentum after the fire is equal to total momentum after before the fire। दोनों की वैल्यू रखनी, मीन्स 0 इज इक्वल टू दिस, और इसकी v की वैल्यू निकाली, v इज इक्वल टू कितना है -1.5 मीटर पर सेकेंड, यही तो निकाल रहे थे हम v2, एंड v2 ही तो है। तो v2 मीन्स और माइनस डायरेक्शन है, मीन्स मेरी बुलेट यदि राइट में जा रही है तो मैं इसको यदि बोल रहा हूँ पॉजिटिव राइट साइड में जा रही है, तो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करेगी पिस्टन, -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज और देखो, जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा हम डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर सकते थे, कैसे, क्योंकि हमें मालूम है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम। और ये मोमेंटम क्यों आया, गन क्यों मोमेंटम आया, मीन्स इसमें मोशन आ गया दोनों में, पिस्टन लेफ्ट को मूव की और गन बुलेट राइट को, क्यों की, क्योंकि जब भी हम इसको स्ट्राइक करके पुश करते हैं बटन को, तो क्या होता है, मैंने बताया था बुलेट के पीछे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। सो वी हैव अ ब्लास्ट, ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, उसमें फोर्स लगेगा, ब्लास्ट हो बूम। अब वो दो फोर्स को ये तो नहीं मालूम है जो भी उसको रोक रहा है, तो इस साइड क्या है, गन बुलेट है तो बुलेट इधर भाग जाएगी, तो सेम फोर्स क्या लगेगा, इस पे लगेगा। तो एग्जैक्टली जो ब्लास्ट हुआ उतना ही फोर्स इधर लगाएगा और इतना ही फोर्स लेफ्ट में लगाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट फोर्स, हम कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो ये बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी और मेरी पिस्टन लेफ्ट साइड में जाएगी, इसी वजह से जा रही है। तो वी कैन राइट M1 V1 is equal to M2 V2। Let's take one more example. Example number 9.7. A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with the frictionless wheels। क्या मतलब हो रहा है, इसके साथ एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक लड़की है और ये हमारा एक बोर्ड रखा हुआ है, राइट। इसके अंदर व्हील लगे हुए हैं जिसमें फ्रिक्शनलेस है, मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज मतलब नो लॉस ऑफ पावर। ये लड़की भाग के आती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है, कैसे चढ़ जाती है ऐसे, किस, इस लड़की का मास कितना दिया हुआ है 40 kg, किस स्पीड से रन कर रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो मास इज 40, रनिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी लड़की की 5 मीटर पर सेकंड। ओके, जो मेरी कार्ट है जिसके ऊपर वो कूद रही है उसकी क्या है, वो स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, राइट। ओके, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, पर इसका मास दिया हुआ है कितना है 3 kg, तो M2 कितना है 3 kg, तो हम U2 क्या बोल सकते हैं 0 बिकॉज इट इज स्टेशनरी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, क्योंकि जैसे ही इस पे कूदेगी तो ये दोनों मिलकर एक साथ चलने लगेंगे, राइट, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी चलने लगेंगे। तो मैं लड़की की वेलोसिटी बोलूँ या कार्ट की वेलोसिटी बोलूँ तो सेम ही होगी। Assume that there is no
एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, बस ये भाग के जो इसने एनर्जी गेन की बस उसी एनर्जी से ये चल रही है। कोई और फोर्स, कोई और आपका भाई बंधु इसको धक्का नहीं दे रहा है, उसकी वजह से नहीं चल रही है। तो ये इसने बोला है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे, जैसे ये लड़की इस पे कूदी, जिसकी वेलोसिटी काट जो जीरो वेलोसिटी पे था, अब वो चलने लगा सर्टेन वेलोसिटी से। तो जो वेलोसिटी काट की है वही लड़की की वेलोसिटी है, तो आई कैन राइट v1 the final velocity of the लड़की और इस कार्ट की v1 v2 is equal to v, this much we can say. Now as per law of conservation of movement, initial momentum is equal to final momentum. इनिशियल मोमेंटम में m1 दिया हुआ है, u1 दिया हुआ है, ठीक है, और फाइनल के लिए v1 दिया है, v2 दिया है और मास दिए हुए हैं, पुट इट, अब इसमें डाल दो, मैं डाल सकता हूँ। एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस आई कैन कैलकुलेट, कैलकुलेट करके वेलोसिटी कितनी आ गई 4.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार्ट एंड वेलोसिटी ऑफ गर्ल दोनों के दोनों किस स्पीड से चलेंगे, v इज इक्वल टू दिस, और v की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये लड़की किस डायरेक्शन में आ रही है, राइट साइड में, तो दोनों के दोनों राइट साइड में चलेंगे। ऐसा नहीं कि कार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, लड़की आगे चली जाएगी। हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में या एग्जामिनर के लिए हम अपनी नोटबुक में कैसे लिखते हैं, यदि हमें मार्क्स लेने हैं तो वी विल राइट दिस वे, let v be the velocity of the girl on the cart as the cart start moving. The total moment of the girl and the cart before the interaction would be mass m1 v1 plus m2 u2. Value ये आ गई. So the value is 200 kg meter per second. The total momentum after the collision क्या होगा, m1 v1 plus m2 v2. इसकी वैल्यू ये आ गई. And according to law of conservation of momentum, the total momentum is conserved during the interaction. That is, this initial momentum is equal to final momentum, or we can say v is equal to this. V की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव. Positive means the girl on the cart would move with the velocity of 4.6 meter per second in the direction in which the girl jumped. That is what I explained you. So this way you have to write to on the marks. So this is example number 9.8. So two hockey players of the opposite teams were trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled. दोनों क्या थे, दो हॉकी प्लेयर थे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल को टैकल करने के लिए भागे, और भागने के दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, बॉल को देख रहे हैं, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के दोनों, क्योंकि एक दूसरे को नहीं होता, दोनों के दोनों क्या हुआ, टकरा गए। ठीक है, और कंडीशन अब क्या क्या दी हुई है, वन हैज़ अ मास ऑफ 60 केजी, एक का वजन क्या है 60 केजी, मान लो ये m1 है, इसका वजन है 60 केजी, एंड वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, ये कितनी स्पीड से भाग रहा था, 5 मीटर पर सेकंड। तो u1 की, इसके m1 की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u1 कितनी। दूसरे आदमी का मास दिया हुआ है, हैज़ अ मास ऑफ 55 केजी, आई विल राइट m2, इसका मास 55, and he was also moving velocity of 6 meter per second. I will write 6, but I will write minus. Why? यदि मैंने इस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में ग्रीन वाला बंदा भाग रहा है, और सरदार जी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो टकरा है, नहीं तो टकराते ही नहीं कभी, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट माइनस. ओके, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट velocity will they move after they become entangled, जब दोनों एक दूसरे टकरा गए और दोनों फंस गए, अब दोनों किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये हमें बताना है. Assume that the frictional force acting between the feet of two players and the ground is negligible. वो बोला है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में, पैरों में जो ग्राउंड और पैर के बीच में होगा, वो निग्लिजिबल, मीन्स उसको हमको कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है. तो हमको ये बताना है कि दो बॉडी आपस में टकरा गई, तो टकराने के बाद वो दोनों की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जब एक हो गई तो क्या होगी उनकी वेलोसिटी, ये बताओ, और किस डायरेक्शन में होगी. तो क्योंकि दोनों के दोनों फंस गए, एंटेंगल मतलब होता है दोनों एक दूसरे में उलझ गए, फंस गए. फंस गए तो मीन्स सर एक बॉडी होगी, सिंगल बॉडी हो गई, तो वी विल से द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ की वेलोसिटी कितनी होगी, v1 प्लस v2, दोनों की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2, और लेट्स से इट इज v. एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, अब हमें मालूम है, जस्ट अप्लाई, लिखो द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू प्लेयर बिफोर द क्लोजन, निकाल लो, ये आ गया. आफ्टर द कोलिजन क्या होगा उनका, सेम v वेलोसिटी होगी टकराने के बाद, क्योंकि सेम थे, एंटेंगल्ड हो गए, फंस गए, तो विल राइट फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v, या m1 v1 प्लस m2 v2, v बाहर आ गए इसके, इनकी वैल्यू डाल दो, सो वी विल हैव दिस. एंड एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमको मालूम है इनिशियल वैल्यू किसके बराबर थी, फाइनल की, तो राइट इट डाउन. सो वी हैव जस्ट कंपेयर, उससे मेरी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई,
दैट इज कमिंग एट माइनस कितना, माइनस 0.26। माइनस का मतलब क्या हुआ, हमने प्लस किस डायरेक्शन में लिया है, इस डायरेक्शन में, माइनस मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में। मीन्स अब ये दोनों टकराने के बाद किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.26 मीटर पर सेकेंड। पर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए, वही चीज हमने लिख दी है, इसलिए हुआ, यदि ध्यान से देखोगे आप इसमें, इस सरदार जी का अलग से मैं मोमेंटम निकालता और इसका निकालता, इसका देखो क्या इनिशियल मोमेंटम इस बंदे का, ग्रीन वाले का, ये पाकिस्तानी प्लेयर है ग्रीन वाला, 60 × 5 300। मैं बोल सकता हूँ इसका मोमेंटम कितना है, 300। एंड जो सरदार जी मूव कर रहे हैं प्रगट सिंह मान लो, तो उनका मोमेंटम कितना है, 65 × 6 330। दो इनका वजन कम है बट ही इज मूविंग अ हायर वेलोसिटी, तो मोमेंटम ज्यादा हो गया। जिसका मोमेंटम ज्यादा वो उसी डायरेक्शन में उसको खींच के ले जाएगा। दैट इज वाई बोथ ऑफ देम आफ्टर द कोलाइडिंग विल मूव इन द लेफ्ट साइड। So let's revise what we have learned in this chapter, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने पढ़ा क्या सर, तो हमने कुछ चीजें पढ़ी। पहला पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। समझने के लिए याद रखने क्या था, इन अदर वर्ड्स क्या था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी अपनी पोजीशन को या स्टेट को चेंज नहीं करना, उसको रेजिस्ट करता है। रेस्ट है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और चल रहा है तो चलता रहना चाहेगा। ठीक, अनलेस एंड इट इज कंप्लेंड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है आपको फर्स्ट लॉ याद रखनी, कभी भूलेंगे नहीं। आपका सुबह सुबह मन करता है सोते रहने का, तो आप हमेशा सोते ही रहना चाहते हो, अनलेस एंड अनटिल योर मदर कंपेल यू टू स्टैंड अप, राइट। तो दिस कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और चीज हमने पढ़े थे कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बोला था हमने कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो जितना ज्यादा मास, हायर द मास, तो हायर द इनर्शिया। ये हमने पढ़ा था, किसी चीज का इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, क्या मतलब हुआ, उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने इसमें पढ़ी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंपल टर्म में बोले तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसको हमने कैसे बोला था, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, मोमेंटम भी हमने बोला था सेम डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी की। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज मोमेंटम में चेंज मींस वेलोसिटी में चेंज, मास इनटू v2 माइनस v1, और वो t टाइम के लिए हुआ, दैट इज व्हाई डेल्टा t अपॉन p, इसको ऐसे ले सकते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, मास। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इनटू एस्केलेशन। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जो ये फोर्स जो लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, दैट मींस उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अचीव होगा। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यूनिट हमने निकालनी थी, मास की यूनिट डाल दो और एस्केलेशन की यूनिट, तो केजी, ये केजी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। क्योंकि ये न्यूटन ने प्रोड्यूस की थे, तो हमने क्या बोला, इसकी सेकंड यूनिट क्या होती है, न्यूटन बोल सकते हैं, या एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चैप्टर में क्या सीखा हमने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरा, ये लॉ किससे एसोसिएट होती है, विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। और थर्ड लॉ को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या था, यदि आपकी मम्मा ने आपको थप्पड़ लगाया तो खाली उनको चोट नहीं, आपको चोट नहीं लगी, उनको भी चोट लगी। दैट मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, याद रखने का एक तरीका है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या थी, हमने सीखा था, हमने बोला था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2v2। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यदि ये तीन बॉडी होती तो दो की जगह तो तीन मास होते, तो वहां पे लेफ्ट में तीन कर दो, राइट में भी तीन कर दो। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मास। So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com. And please like, share, and subscribe it so that we can support you in a better way.
Thank you very much. Namaste.